अज़रियल ने एक जम्हाई ली और दर्पण के सामने खड़ा होकर अपना प्रतिबिंब देखने लगा। सच में, मुझे हमेशा सुबह इतनी जल्दी क्यों उठना पड़ता है? ऐसा लगता था कि चाहे वह किसी भी दुनिया में हो, अज़रियल को सुबह 6 बजे बिस्तर से उठना ही था, चाहे वह हाई स्कूल के लिए हो या अकादमी के लिए। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति न होने के कारण अज़रियल पहले दिन की पढ़ाई छोड़ने पर विचार करने लगा था। लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। मैं पहला दिन यूं ही नहीं छोड़ सकता। वैसे भी अब मैं एक राजकुमार हूँ। सफ़ेद अकादमी वर्दी और काली पैंट पहने अज़रियल ने अपने कमरे से बाहर जाने से पहले अपने प्रतिबिंब को देखकर सिर हिलाया। अपने कमरे से निकलकर अज़रियल लिफ्ट में चढ़ गया। वह नीचे तक पैदल चलने के मूड में नहीं था, भले ही कुछ लोग इसे कितना भी लाभदायक क्यों न कहें, विशेषकर इस समय तो बिल्कुल नहीं। कक्षाएं शुरू होने में अभी भी 2 घंटे बाकी थे, लेकिन खुद को ये जानते हुए भी उसने जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। मैं जिस कक्षा में हूँ वह HCS 1 है, जिसमें प्रशिक्षक रनी होमरूम शिक्षक हैं। वही कक्षा जिसमें मुख्य पात्र है। होह, ये झूठ होगा यदि अज़रियल कहे कि उसे आश्चर्य हुआ कि वह और ल्यूमिन एक ही कक्षा में थे। उसे तो इसकी लगभग उम्मीद थी, मानो यह भाग्य हो। मुझे आश्चर्य है कि कब्रिस्तान में उसकी सांस फूली हुई क्यों लग रही थी। अज़रियल ने अपना सिर हिलाया। शायद न जानना ही बेहतर है। विचारों में खोए हुए अज़रियल को तब आश्चर्य हुआ जब लिफ्ट अचानक रुक गई, जिससे उसकी भौहें सिकुड़ गईं। लिफ्ट का उपयोग केवल उसके लिए ही नहीं था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रथम वर्ष का कोई भी छात्र इस समय ऊपर आएगा। अधिकांश लोग लिफ्ट का उपयोग करने की भी जहमत नहीं उठाते थे, क्योंकि उनके कमरे जमीन के करीब थे। दुर्भाग्यवश अज़रियल के लिए शीर्ष पर होने का मतलब था कि उसके पास स्वयं के लिए सबसे ऊंची मंजिल थी, जो एक विशेषाधिकार भी था और परेशानी भी। शायद मुझे अपने कमरे से कूद जाना चाहिए था। सोलोमन शायद अपनी सारी हड्डियां तोड़ने की बात मजाक में कह रहा था। शायद। अज़रियल ने आह भरी, अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को स्थिति के प्रति समर्पित कर दिया, उम्मीद करते हुए कि अंदर आने वाला व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाएगा। अब तक अधिकतर लोगों को एक त्वरित खोज से ही पता चल गया होगा कि वह सर्वोच्च व्यक्ति हैं, लेकिन कम से कम उनके पास अभी तक उनके चेहरे की तस्वीर नहीं थी। अज़रियल। उस सुंदर आवाज़ को सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसने उसे इस बात के लिए बहुत आभारी बना दिया कि उसने अपने अंधकार में विचारों के आगे घुटने नहीं टेके। जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी सारी थकान गायब हो गई। उसके लंबे, लहराते चांदी जैसे बाल उसकी पीठ पर चांदनी की तरह झिलमिला रहे थे। उसकी ग्रे आंखें उसकी लाल निगाहों से मिल गईं, उनकी तीव्रता मनमोहक और सुखदायक थी। उसने काले रंग की स्कर्ट के साथ अकादमी की सफ़ेद वर्दी पहनी हुई थी, और उसकी गोरी, पतली टांगें काले मोज़ों में सुंदर ढंग से बंधी हुई थीं। अज़रियल मुस्कुराए बिना न रह सका। सेलेस्टिना, कितनी खूबसूरत सुबह है ना? सेलेस्टिना ने कुछ सेकंड तक उसके चेहरे को देखा, फिर अपनी नज़रें फेर लीं और उसके बगल में खड़ी हो गई। मुझे लगता है कि ऐसा ही है। मुझे खुशी है कि मैंने आज का कार्यक्रम छोड़ने का निर्णय नहीं लिया। हालांकि उन्होंने केवल 4 घंटे ही सोया था, लेकिन अपने आरामदायक बिस्तर से उठना एक अलग कहानी थी। एपेक्स बनने पर बधाई अज़रियल। तो ये तो पहले से ही सार्वजनिक ज्ञान है ना? धन्यवाद। सेलेस्टिना ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। क्या आपने ऑनलाइन रैंकिंग नहीं देखी? अज़रियल ने अपना सिर हिलाया। मैं आधे घंटे पहले ही जाग गया था और जल्दी से तैयार हो गया था ताकि मुझे इस समय दूसरों से निपटना न पड़े। तो आप सुबह उठने वाले व्यक्ति नहीं हैं, है ना? तुम्हारी क्या स्थिति है, सेलेस्टिना? तुम्हारी रैंक क्या है? अज़रियल ने पूछा, हालांकि वह पुस्तक से पहले से ही जानता था कि वह दूसरे स्थान पर थी। ल्यूमिने के दूसरे स्थान पर होने से संभवतः सेलेस्टिना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा, ऐसा सोचा। स्पष्टतः ल्यूमिन वर्सिले नामक व्यक्ति को दूसरे स्थान पर रखा गया है। अज़रियल ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं उससे कल मिला था। तुमने किया? वह कैसा था? अज़रियल ने जवाब देने से पहले एक क्षण सोचा। अगर मैं ऐसा कहूं तो वह एक अच्छा इंसान है, हालांकि उसकी दयालुता का गलत लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या ऐसा है? सेलेस्टिना ने जानकारी पर विचार करते हुए सिर हिलाया। संभवतः वह इस बात का आकलन कर रही थी कि ल्यूमिने से कैसे संपर्क किया जाए और उसके साथ कैसे संबंध स्थापित किया जाए। आखिरकार, वह अभी भी एक राजकुमारी है। शायद वह उसे अपने गुट में भर्ती करने पर भी विचार कर रही थी। अकादमी में गुट वास्तविक दुनिया के 4 महान कुलों के समान हैं। अकादमी में वर्तमान में प्रमुख गुट है क्रिम्सन गुट, जिसका नेतृत्व जैस्मीन क्रिम्सन करती है, नेबुला गुट, जिसका नेतृत्व कैलियस नेबुला करता है, और डस्क गुट, जिसका नेतृत्व कोई ऐसा व्यक्ति करता है जिसका नाम अज़रियल नहीं जानता।
डस्क प्रिंस ने पिछले वर्ष स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी तथा अपने गुट का नेतृत्व किसी और को सौंप दिया था, लेकिन फिर भी ये प्रमुख गुटों में से एक बना रहा। अज़रियल को पता था कि इस वर्ष सेलेस्टिना अपना गुट फ्रॉस्ट गुट बनाएगी, जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाएगा। बेशक छोटे छोटे गुट भी थे, लेकिन अधिकांश छात्र 4 बड़े गुटों में से किसी एक का समर्थन करना पसंद करते थे। सामान्यतः अज़रियल को गुट बनाने, संबंध बनाने या अपनी बहन के गुट में शामिल होने में रुचि होनी चाहिए थी, लेकिन वह इनमें से किसी में भी उत्सुक नहीं था। इसके अलावा उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं दिखी। बड़ी बहनें और किस काम की होती हैं? अज़रियल सचमुच आभारी था कि जैस्मीन पहले से ही यह सब संभाल रही थी। उसे निश्चित रूप से उसके बोझ को कम करने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ओह, वैसे वह भी मेरी तरह ग्रेड 3 इंटरमीडिएट है, अज़रियल ने कहा। सेलेस्टिना की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या आप गंभीर हैं? सेलेस्टिना ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह मजाक कर रहा हो। अज़रियल ने अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं हूँ। वह वास्तव में ग्रेड 3 इंटरमीडिएट है। सेलेस्टिना चुप हो गई। उसकी निगाहें आगे की ओर टिकी थीं और वे लिफ्ट के लॉबी तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। अच्छा ऐसा है। उसकी फुसफुसाहट मुश्किल से उसके कानों तक पहुंची और अज़रियल ने अंदर ही अंदर आह भरी। उसे दोष नहीं दिया जा सकता। यदि उसे सही से याद है तो सेलेस्टिना वर्तमान में ग्रेड 2 जागृत थी, जो ग्रेड 1 तक पहुंचने के करीब थी। उनके और दूसरे स्थान पर रहे ल्यूमिने के बीच का अंतर पहले से ही काफ़ी अधिक था, तथा उनके और पहले स्थान पर रहे अज़रियल के बीच के अंतर की तो बात ही छोड़ दें। पुस्तक में भी वह शीर्ष स्थान न प्राप्त कर पाने से दुखी थी, लेकिन इस बार यह और भी निराशाजनक रहा होगा, क्योंकि उनके और शीर्ष 2 के बीच इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद उन्हें तीसरा स्थान मिला। क्या मैंने तुमसे कहा कि यह वर्दी तुम पर बहुत सुंदर लग रही है? अपनी आंख के कोने से अज़रियल ने सेलेस्टिना को थोड़ा सा झिझकते हुए देखा। क्या यह मुझे खुश करने का आपका प्रयास है? अज़रियल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं तो बस एक तथ्य बता रहा था। उसके शब्दों के बाद लिफ्ट फिर से शांत हो गई। उद्धरण चिन्ह ... धन्यवाद, ये वर्दी आपको भी जंचती है। अज़रियल ने अपना सिर सेलेस्टिना की ओर घुमाया। क्या यह मेरे साथ छेड़खानी करने का तुम्हारा प्रयास है? सेलेस्टिना ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए अपना सिर उसकी ओर घुमाया। अपनी किस्मत को मत आजमाओ। ऐसा कहकर उसने फिर आगे की ओर देखा। अज़रियल ने भी हंसते हुए वैसा ही किया। उसके चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान का तो जिक्र ही नहीं किया। ऐसा लगता है कि हमने गलत अनुमान लगाया है न? अज़रियल की बातें सुनकर सेलेस्टिना केवल सहमति में सिर हिला सकी। वे दोनों ये सोचकर जल्दी चले गए थे कि इस समय अकादमी का मैदान खाली होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। से बहुत दूर। ऐसा नहीं था कि प्रथम वर्ष के छात्र अभी भी सो रहे थे। वास्तव में स्थिति इसके विपरीत थी। अकादमी का मैदान गतिविधियों से भरा हुआ था, तथा वहां छात्र छात्राएं पहले दिन के लिए उत्सुक दिख रहे थे। कम से कम वे तब तक तो थे जब तक कि अज़रियल और सेलेस्टिना बाहर नहीं निकल गए। जाहिर है, पहले दिन का उत्साह संक्रामक था। काश मैं इससे संबंधित हो पाता, अज़रियल ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। क्या हम चलेंगे? सेलेस्टिना ने फिर से सिर हिलाया और दोनों ने अपनी विशिष्ट मुस्कान बिखेरते हुए आगे बढ़ गए, उन्हें देख रहे छात्रों की निगाहों को अनदेखा करते हुए। अरे, क्या इन लोगों ने कभी राजकुमार और राजकुमारी को साथ नहीं देखा? रुको, क्या इन्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? इससे पहले कि वह अपने विचारों में आगे बढ़ पाता, सेलेस्टिना ने एक प्रश्न पूछकर उसे बीच में ही रोक दिया। वैसे अज़रियल, तुम कौन सी कक्षा में हो? HCS 1। मैं समझ गया, मेरे जैसा ही। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या हम साथ चलें? अज़रियल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह मेरी खुशी होगी। एक दूसरे के साथ साथ चलते हुए भी उनमें से कोई भी नहीं बोला। फिर भी यह अजीब नहीं था, यह आरामदायक लगा, जब तक वे आसपास के छात्रों की फुसफुसाहटों को अनसुना करते रहे। अरे, वह राजकुमारी सेलेस्टिना फ्रॉस्ट है ना? हाँ, मैंने देखा कि वह तीसरे स्थान पर है। वाह, वह तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे दूसरे स्थान पर हरा दिया है, लेकिन इस वर्ष सर्वोच्च स्थान पर अज़रियल क्रिम्सन है। वह आदमी जो उसके बगल में चल रहा है, क्या वह अज़रियल क्रिम्सन है? मुझे नहीं पता, लेकिन वह निश्चित रूप से सुंदर है। यदि वह वही है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसके बारे में अफवाहें सच हैं? फुसफुसाहट जारी रही। छात्रों को लगा कि सेलेस्टिना और अज़रियल उन्हें सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन निस्संदेह वे ऐसा कर सकते थे। बस बात यह है कि उन पर टिप्पणी करने से और अधिक अफवाहें फैलेंगी। क्या अफवाहें नहीं शुरू हो जाएंगी यदि उन्हें पता चले कि मैं अज़रियल हूं और उसके बगल में चल रहा हूं? अज़रियल ने सेलेस्टिना की ओर देखा, जो आगे की ओर देखते हुए चलती रही। मुझे लगता है कि उसे ऐसी अफवाहों की परवाह नहीं है।
क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति है? सेलेस्टिना ने अचानक फिर से बात की, जिससे अज़रियल के विचार रुक गए। उसकी मुस्कान थोड़ी बढ़ गई। बिल्कुल, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भोज में वापस आकर हमारी सगाई के बारे में। क्या आपने वही कहा जो आपने कहा था? अज़रियल ने उसकी ओर देखा और वे चलते रहे। मैंने हमारी सगाई के बारे में बहुत कुछ कहा है। राजकुमारी सेलेस्टिना, आपको और स्पष्ट होना होगा। सेलेस्टिना उसकी ओर मुड़ी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे आखिरी पल के बारे में, जब मैंने तुमसे कहा था कि जब हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगेंगे तो हमें सगाई कर लेनी चाहिए, और तब तुम्हारा चेहरा शर्म से लाल हो गया था और तुम भाग गई थीं। अज़रियल ने अपनी बात पूरी की, उसके होठों पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। सेलेस्टिना ने उसकी निगाहों से बचते हुए फिर से आगे देखा। मैं शर्मिंदा नहीं था, नहीं मैं भागा था। तुमने मुझे बस अचानक पकड़ लिया, बस। अज़रियल ने सिर हिलाया। आप क्या सोचते हैं? सेलेस्टिना ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आपका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि मैंने जो कहा वह झूठ था या नहीं? वह, सेलेस्टिना ने सिर हिलाते हुए संकोच किया। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें इतना भी नहीं जानता कि यह कह सकूं कि तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे थे या नहीं। अज़रियल ने धीरे से गुनगुनाया, उसका स्वर धीमा था। तो फिर आप स्वयं ही पता लगा लें। आपका क्या मतलब है? मुझे सही मायने में जानने और यह समझने के लिए समय निकालो कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। तभी तुम समझ पाओगे कि मेरे शब्द सच थे या झूठ। इस बार मुस्कुराने की बारी सेलेस्टिना की थी, उसकी आंखों में एक चिढ़ाने वाली चमक थी। क्या यह मुझसे मित्रता करने का तुम्हारा प्रयास है, अज़रियल? अज़रियल हंसा। मैं कभी भी सामाजिक किस्म का नहीं था, इसलिए एक तरह से मुझे लगता है कि यह सच है। ओह, सेलेस्टिना ने आगे देखा। मुझे लगता है हम दोस्त बन सकते हैं। तो फिर मैं हमारे भविष्य के लिए उत्सुक रहूंगा, सेलेस्टिना। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं भी। तारांकन 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 तारांकन। हल्की फुल्की बातचीत के बाद अज़रियल और सेलेस्टिना साथ साथ अपनी कक्षा में चले गए। जब वे पहुंचे तो कमरा पहले से ही आधे से ज्यादा भरा हुआ था, बिल्कुल बाहर अकादमी के मैदान की तरह। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, कक्षा में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। अज़रियल सही है, ये सब करने के लिए अभी बहुत जल्दी है। सेलेस्टिना ने आह भरने की इच्छा को रोकते हुए सोचा। घूरने और फुसफुसाहटों को नज़रअंदाज करते हुए दोनों बाईं और आगे की तरफ वाली सीटों की ओर चल पड़े। अज़रियल ने खिड़की के पास वाली सीट चुनी और सेलेस्टिना उसके बगल में बैठ गई। उन्होंने अपना समय लिया और कक्षा तक जाने के लिए एक लंबा रास्ता चुना तथा रास्ते में बातें करते रहे। परिणामस्वरूप कक्षा शीघ्र ही शुरू होने वाली थी। सेलेस्टिना को पता था कि आज शायद कोई पाठ नहीं होगा, केवल परिचय और अकादमी में क्या अपेक्षा की जाए इसका अवलोकन होगा। मुझे आश्चर्य है कि अज़रियल ने क्या किया। सेलेस्टिना के विचार अचानक रुक गए जब वह उस स्थान की ओर मुड़ी जहां अज़रियल बैठा हुआ था। अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अज़रियल अपनी मेज़ पर लेटा हुआ था, उसका सिर उसकी मुड़ी हुई बाजुओं पर टिका हुआ था। सो रहा था। आप मजाक कर रहे हो? उसने अन्य छात्रों की ओर देखने की हिम्मत नहीं की, जो संभवतः उन्हें ध्यान से देख रहे थे। भले ही उन्हें अभी तक ये पता नहीं चला हो कि वह वास्तव में कौन था, लेकिन उसके साथ उसकी निकटता के आधार पर उन्हें एक अनुमान अवश्य ही होगा। लेकिन अभी भी, क्या उसे परवाह नहीं है? सेलेस्टिना उसे समझने में असमर्थ थी। उनके विचार, अभिव्यक्तियां और कार्य अप्रत्याशित थे। उसे इस बात का कोई स्पष्ट अंदाजा नहीं था कि वह वास्तव में किस प्रकार का व्यक्ति था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। ये समझने के लिए कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। उसके द्वारा पहले कहे गए शब्द उसके मन में घूम रहे थे। ये कहना झूठ होगा कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा वह सचमुच उससे दोस्ती करना चाहती थी। सेलेस्टिना ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ीं। क्या उसे शायद पर्याप्त नींद नहीं मिलती? पहले की बात याद करते हुए, जब वह लिफ्ट में उससे मिली थी तब उसकी आंखें बंद थीं और वह थका हुआ लग रहा था जब तक कि उसने उसे आवाज नहीं दी। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या उसे शून्य क्षेत्र में बिताए समय से बुरे सपने आते हैं? वह वहाँ जो कुछ हुआ था उसके बारे में बहुत उत्सुक थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि पूछना उचित नहीं है। वे इतने करीब नहीं थे कि इतनी निजी बात पर चर्चा कर सकें। उसे थोड़ी देर और सोने देने का निर्णय लेते हुए सेलेस्टिना को बुरा लगने लगा कि क्या उसकी थकान वास्तव में शून्य क्षेत्र में बिताए समय के कारण थी। वाह, हम समय पर पहुंच गए। उफ, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ज्यादा मत सोओ? हे, क्षमा करें, मुझे हे मत कहो। अचानक दरवाजे पर जोरदार शोरगुल से शांत कक्षा भंग हो गई। अन्य सभी की तरह सेलेस्टिना ने मुड़कर देखा तो दो छात्र वहां खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे।
उनमें से एक लड़का था जिसके सुनहरे बाल और आसमानी नीली आंखें थीं, जबकि दूसरी लड़की थी जिसके काले बाल और हरी आंखें थीं। सेलेस्टिना ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा नहीं था कि वे बहुत जोर से बोल रहे थे, बात सिर्फ इतनी थी कि उनकी आवाज़ें कमरे में गूंज रही थीं, जो उसकी उपस्थिति के कारण शांत था। अजीब माहौल को देखते हुए दोनों छात्र तुरंत चुप हो गए। उनके चेहरे पर पीलापन आ गया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। माफ़ करना, लड़का हकलाते हुए विनम्रतापूर्वक माफ़ी मांग रहा था, जबकि लड़की स्पष्ट रूप से शर्मिंदा होकर उसे घूर रही थी। वे कक्षा के बीच में, सामने की ओर, सेलेस्टिना और अज़रियल के ठीक बगल में खुली सीटों पर चले गए और अपने सहपाठियों की उत्सुकता भरी निगाहों को अनदेखा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ल्यूमिन, आप कैसी हैं? सेलेस्टिना ने अपना सिर अज़रियल की ओर घुमाया, जो स्पष्टतः फिर से जाग रहा था, हालांकि उसकी आंखें अभी भी थोड़ी नींद भरी लग रही थीं। चौंक कर, शर्मिंदा दोनों लोग अज़रियल की ओर मुड़े। लड़का राहत महसूस कर रहा था। अज़रियल, मैं अच्छा रहा, धन्यवाद। सेलेस्टिना ने उत्सुकता से लड़के का अध्ययन किया। तो वह ल्यूमिन वर्सिले है ना? वह लड़का जिसने स्पष्टतः उससे दूसरा स्थान ले लिया था। सेलेस्टिना ने कभी भी प्रथम स्थान पाने का लक्ष्य नहीं रखा था, कम से कम भोज के बाद तो नहीं। अज़रियल के प्रदर्शन को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि उनके पास शीर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत कम समय था। वह दूसरे स्थान से संतुष्ट थी, लेकिन वह स्थान भी उससे उस लड़के ने छीन लिया था जो अज़रियल का मित्रवत व्यवहार करता था। मैं समझ सकता हूं कि अज़रियल का मतलब क्या था कि उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। ल्यूमिन सचमुच दयालु लग रहा था, लगभग बहुत दयालु। इस बीच उसके बगल में बैठी लड़की बहुत आश्चर्यचकित दिख रही थी। उसकी नज़रें अज़रियल और ल्यूमिन के बीच घूम रही थीं, हालांकि वह अभी भी सतर्क दिख रही थी। तो संभवतः वही उसे इस्तेमाल होने से बचा रही है ना? ओह, वैसे अज़रियल, ये येलेना है, मेरी बचपन की दोस्त। लड़की येलेना अचानक उल्लेख किए जाने पर थोड़ा झिझकी, लेकिन उसने अज़रियल की ओर विनम्रता से सिर हिलाया। मेरा नाम येलेना है, मैं छठे स्थान पर हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ रहते हुए एक दूसरे की मदद और देखभाल कर सकेंगे। अज़रियल हंस पड़ा, जबकि सेलेस्टिना मुस्कुराई, जो येलेना की घबराहट से प्रसन्न थी। जैसा कि ल्यूमिन ने कहा, मेरा नाम अज़रियल है। येलेना, आपसे मिलकर अच्छा लगा, और मेरे साथ ज़्यादा औपचारिक होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हम दोस्त बन सकते हैं, जैसे मैं ल्यूमिन के साथ हूँ। और यहाँ मुझे लगा कि उसे अधिक लोगों से जुड़ने की परवाह नहीं है। कम से कम उसकी तो यही धारणा थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह गलत थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अज़रियल को दोषी ठहराया, क्योंकि वे दोनों ही अकादमी में शीर्ष छात्रों में से थे। पीछे न छूटने की इच्छा रखते हुए सेलेस्टिना ने उन दोनों को एक विनम्र मुस्कान दी। मेरा नाम सेलेस्टिना फ्रॉस्ट है, मैं अज़रियल की दोस्त हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं आप दोनों की भी दोस्त बन सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अपना परिचय देने के बाद कुछ और छात्र कक्षा में प्रवेश कर गए। वे चारों छोटी छोटी बातों पर बातें करते रहे जब तक कि अचानक वे सब चुप नहीं हो गए, जिससे कमरे में बैठे बाकी छात्र, जो ध्यान से सुन रहे थे, भ्रमित हो गए। उनके सिर दरवाजे की ओर मुड़े, जहां एक गोरी महिला खड़ी थी, जिसके बाल नीले थे और आंखें समुद्र की तरह चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण गिर पड़ेगी। प्रशिक्षक रनी आ चुकी थीं। जैसे ही प्रशिक्षक रनी कक्षा में दाखिल हुई, छात्र चुप होने के बजाय और अधिक शोर मचाने लगे। आखिरकार प्रशिक्षक रनी एक बेहद प्रसिद्ध नायिका थीं, जो न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने कौशल के लिए भी जानी जाती थीं। किसी को भी अपने शिक्षक के रूप में उसके जैसी क्षमता वाला व्यक्ति मिलना उत्साहित करने के लिए पर्याप्त था। अपने पैरों को कमरे के सामने की ओर घसीटते हुए वह ऐसी लग रही थी जैसे किसी भी क्षण वह सो जाएगी। मैं निश्चित रूप से उससे जुड़ सकता हूँ, अज़रियल ने सोचा और खुद से सिर हिलाया। अन्य छात्रों के विपरीत वह चुपचाप देखता रहा, उनके उत्साह में शामिल नहीं हुआ। अज़रियल को यह जानकर दुख हुआ कि नोल उसकी कक्षा में नहीं है, लेकिन शायद ये बेहतर था। जब प्रशिक्षक रनी अंततः कक्षा के सामने पहुंची, तो उनकी नज़र छात्रों पर पड़ी। उसकी एक नज़र ही पूरे कमरे को शांत करने के लिए काफ़ी थी। वह खतरनाक है, अज़रियल ने कहा, यद्यपि वह जानता था कि वह सोलोमन जितनी मजबूत नहीं थी। फिर भी वह बहुत शक्तिशाली थी। ऐसा नहीं है कि उसे किसी अनुस्मारक की आवश्यकता थी। प्रवेश परीक्षा में हर एक प्रशिक्षक खतरनाक था, साल्वेटर से लेकर जूलियट तक। रनी का आलसी व्यवहार अज़रियल को मूर्ख नहीं बना सकेगा। इस दुनिया में हर कोई इतना खास क्यों होता है, वह सोचने लगा। लेखक के दिमाग में सचमुच कुछ गड़बड़ रही होगी। अचानक रनी की नज़रें अज़रियल पर टिक गईं। दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहे, कोई भी अपनी नज़रें हटाने को तैयार नहीं था।
माहौल तनावपूर्ण हो गया और अन्य छात्रों ने भी इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कैडेट अज़रियल क्रिम्सन, रनी ने मुस्कुराते हुए कहा, एपेक्स बनने पर बधाई, मैं आपसे महान चीज़ों की उम्मीद करता हूँ। अज़रियल ने सिर हिलाया, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। प्रशिक्षक रनी प्रसन्न दिखीं और फिर उन्होंने अपना ध्यान बाकी छात्रों की ओर लगाया। पब फ्यूचर एड्स, जो छात्र देर से आएंगे उन्हें 1 हफ्ते के लिए नज़रबंद कर दिया जाएगा। अगर मुझे इतनी सुबह सुबह आपके चेहरे देखने के लिए यहाँ घसीटना पड़ रहा है तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। प्रशिक्षक रनी ने घोषणा की, उनके शब्द उनके चेहरे पर मुस्कुराहट के बिल्कुल विपरीत थे। अज़रियल ने राहत की सांस ली। मुझे सचमुच खुशी है कि मैंने आज कक्षा छोड़ने का निर्णय नहीं लिया। ऐसा नहीं लगता था कि वह इससे उतनी आसानी से बच निकल सकेगा जितनी आसानी से वह लियो होने पर बच निकलता था। आज के लिए मैं अकादमी के उबाऊ नियमों वगैरह पर समय बर्बाद नहीं करने वाला। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई भी उन्हें याद रखने वाला है। इसके बजाय मैं आपको उस यात्रा का संक्षिप्त विवरण दूंगा जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि वह अगले हफ्ते होने वाली है, वॉर्ड डेंगॉन की। प्रशिक्षक रनी ने आगे कहा, उन्होंने देखा कि हर कोई शून्य कालकोठरी के उल्लेख को ध्यान से सुन रहा था। आप में से कुछ लोग इस अकादमी में रहने के लायक हैं जबकि कुछ नहीं। शून्य कालकोठरी ये परीक्षा लेगी कि आप नायक बन सकते हैं या नहीं। अगर आप इसे नहीं संभाल सकते तो मेरा सुझाव है कि आप अभी या बाद में इसे छोड़ दें, क्योंकि मेरा विश्वास कीजिए, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप अपनी जान गंवा सकते हैं। कुछ छात्र उसकी बातों से डर गए जबकि अन्य ने इसे मजाक समझा। बेवकूफ़, अज़रियल ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। जिन लोगों ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया वे सचमुच मूर्ख थे। वे बिना किसी संदेह के मरने वाले थे। शून्य कालकोठरी थोड़ी भी दयालु नहीं थी, लेकिन यही कारण है कि यह मजबूत बनने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। हालांकि यदि छात्र इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो वे बस अपने अंदर छिपे दुष्स्वप्नों का भोजन बन जाएंगे। कुछ छात्रों के उपेक्षापूर्ण रवैये को भांपते हुए प्रशिक्षक रनी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लगता है मुझे इसे साबित करना होगा, है ना? इसके साथ ही अचानक उसके हाथ में एक कांच की ट्यूब आ गई। ट्यूब खाली नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अज़रियल और सेलेस्टिना की आंखें अंदर का दृश्य देखकर चौड़ी हो गईं। चीख! कुर्सी के पीछे धकेले जाने की आवाज ने सभी का ध्यान ल्यूमिन की ओर खींचा, जो अचानक उठ खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक लंबी चांदी की तलवार थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह ट्यूब को घूर रहा था। वह स्पष्ट रूप से डरा हुआ था। प्रशिक्षक रनी उसकी प्रतिक्रिया पर मुस्कुराईं। शांत हो जाओ, कैडेट ल्यूमिने। ये छोटा लड़का तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक वह इस विशेष ट्यूब के अंदर रहेगा जिसे इसे सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ल्यूमिने, येलेना उसके व्यवहार से चिंतित होकर बुदबुदाई जबकि अन्य लोग अपनी हंसी दबा रहे थे। प्रशिक्षक रनी की निगाहें बर्फीली हो गईं। तुम मूर्ख क्यों हंस रहे हो? असल में अगर मैं और यह ट्यूब न होते तो तुम्हें भी कैडेट ल्यूमिने की तरह ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, उसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करने के लिए तैयार। उसकी प्रतिक्रिया ही है जिसकी वजह से उसे तुम लोगों से अलग दूसरे नंबर पर रखा गया है। उसके शब्द छात्रों के दिलों में चाकू की तरह चुभ गए। ट्यूब के अंदर जिस छोटे लड़के का उसने उल्लेख किया था वह एक कीड़ा था, एक शून्य कीड़ा। ये छोटे जीव इतने कमजोर थे कि ग्रेड 3 डोमेंट भी उन्हें मार सकता था। उनके पास मैनाकोर भी नहीं था, लेकिन अपनी कमजोरी के बावजूद वे ऐसे प्राणी थे जिनसे एक संत को भी सावधान रहना पड़ता। जैसे ही शून्य कृमि को मौका मिलता है वह व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है, जिससे मेजबान नियंत्रण खो देता है और उस कृमि की कठपुतली बन जाता है जिसने उसके मस्तिष्क पर आक्रमण किया था। शून्य कृमियों में मैनाकोर क्यों नहीं थे, यह अभी भी अज्ञात था और यह निरंतर शोध का विषय बना हुआ था। शून्य क्षेत्र या शून्य कालकोठरी में सबसे खतरनाक खतरों में से एक ये शून्य कीड़े थे। उन्हें नज़रअंदाज करना आसान था, लेकिन अगर वे आपके पास आ गए तो बात खत्म हो गई। यदि कोई आपके हाथ में चला गया तो बेहतर होगा कि उसे काट दिया जाए, इससे पहले कि वह आपके मस्तिष्क तक पहुंचे और आपको ये देखने के लिए मजबूर करे कि वह आपको अपने शरीर पर नियंत्रण के बिना उन सभी को मारने के लिए मजबूर करता है जिनकी आप परवाह करते हैं। यहाँ तक कि अन्य शून्य प्राणी भी इन कीड़ों से सुरक्षित नहीं थे। यहाँ तक कि एक मामला ऐसा भी था जहाँ एक ग्रेड 3 संत ने एक शून्य कृमि के कारण अपनी जान गंवा दी थी। जैसे ही प्रशिक्षक रनी ने ये बातें समझाईं, छात्रों का चेहरा ल्यूमिन की तरह पीला पड़ गया। उनका डर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें उल्टी आ जाएगी। जैसे जैसे वह विस्तार से बताती गईं, स्पष्ट रूप से वह उनकी प्रतिक्रियाओं का आनंद ले रही थीं। थोड़ी देर बाद अंततः वह मान गई, जिससे कक्षा को कुछ राहत मिली। ल्यूमिने थोड़ा शर्मिंदा होकर बैठ गई।
ओह, और वैसे कैडेट अज़रियल। अचानक उसकी नज़र अज़रियल से टकरा गई। कैडेट ल्यूमिन की तरह आपको भी सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके प्रशिक्षक के रूप में मैं इस चीज़ को कुछ भी करने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अज़रियल तब तक उलझन में रहा जब तक उसे कुछ समझ नहीं आया। ओह, वह अपने दाहिने हाथ में शून्य भक्षक को पकड़े हुए था। मुझे कैसे ध्यान नहीं आया। सेलेस्टिना और बाकी छात्र आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। अपना कटाना उतारते हुए अज़रियल ने प्रशिक्षक रनी की ओर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि कैडेट ल्यूमिन की तरह मेरे शरीर ने भी शून्य कृमि की उपस्थिति पर सहज प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके बारे में वह विशेष रूप से शर्मिंदा थे। प्रशिक्षक रनी ने अपना सिर हिलाया। माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। सिर्फ ये तथ्य कि आप और कैडेट ल्यूमिन ने इतने छोटे जीव के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की, ये साबित करता है कि आप पहले वर्षों के छात्रों में सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं। इससे ये भी पता चलता है कि आप दोनों ने कितनी बार शून्य जीवों या शून्य कीड़ों द्वारा भस्म किए गए मनुष्यों से लड़ाई लड़ी होगी। अज़रियल और ल्यूमिन दोनों ने सिर हिलाया और प्रशिक्षक रनी को धन्यवाद दिया, जबकि अन्य जो पहले हंस रहे थे शर्म से दूर देखने लगे। प्रशिक्षक रनी ने अंततः कक्षा को समाप्त करने से पहले शून्य काल कोठरी के बारे में और अधिक सलाह देना जारी रखा। अब हर कोई दिन भर जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र था, क्योंकि प्रशिक्षक रनी ने स्पष्ट रूप से वापस सोने की योजना बना ली थी। बेशक अज़रियल ऐसा नहीं करेगा। वह शायद कुछ घंटों बाद ही जाग जाएगा, तो अब उसके समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या होगा? इस अवसर का लाभ उठाकर अकादमी का अन्वेषण करें। तो आपकी कक्षा कैसी रही? अज़रियल ने नोल को अपने मुंह में खाना डालते हुए देखकर पूछा। नोल ने कंधे उचकाए, वह अभी भी चबा रहा था। पता नहीं, मैं सो गया था। अज़रियल ने आह भरी। वे दोनों कैफेटेरिया में एक दूसरे के सामने बैठे थे। कक्षा समाप्त होने के बाद सेलेस्टिना ल्यूमिन और येलेना के साथ बातचीत करने चली गई। संभवतः वह संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। अवसर का लाभ उठाते हुए अज़रियल नोल से मिलने के लिए कैफेटेरिया में भाग गया, जहां वे अब एक बहुत जरूरी भोजन का आनंद ले रहे थे। उनमें से किसी ने भी भोजन करने में कोई कमी नहीं की। नोल देर तक सोता रहा और मुश्किल से समय पर कक्षा में पहुंच पाया, जबकि अज़रियल ने नाश्ता बिल्कुल छोड़ दिया था। अज़रियल के यहाँ जल्दी आने का एक और कारण भी था। वह जानता था कि अधिकांश हॉल और कक्षाएं शीघ्र ही द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों से भर जाएंगी, जो प्रथम वर्ष के छात्रों को अपने गुट में शामिल करने का प्रयास करेंगे। इस बात की प्रबल संभावना थी कि सेलेस्टिना, ल्यूमिन और येलेना अब इस तरह की प्रगति को रोकने का प्रयास कर रही थीं। मास्टर, क्या आप क्रिम्सन गुट में शामिल होने की योजना बना रहे हैं? नोल ने काटते हुए पूछा। अज़रियल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मेरी बहन के गुट में शामिल होने का कोई कारण नहीं है, नहीं मेरी इसमें कोई रुचि है। क्या वह इससे सहमत होगी? नोल ने उलझन में पूछा। अज़रियल ने जवाब देने से पहले एक क्षण सोचा। मुझे यकीन है कि मेरी प्यारी बहन को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि मैं क्रिम्सन गुट में शामिल नहीं होता, लेकिन वह आज मुझसे इसके बारे में जरूर पूछेगी। असली समस्या अन्य छात्र होंगे। नोल का भ्रम तब और गहरा हो गया जब अज़रियल ने तले हुए चिकन का एक निवाला लेना जारी रखा। दूसरे और तीसरे साल के छात्र आपकी सोच से कहीं ज्यादा साहसी हैं। प्रिंस की मेरी उपाधि भी उन्हें रोक नहीं पाएगी। दरअसल सर्वोच्च होने से तो वे और भी ज्यादा आकर्षित होंगे। ये उच्च वर्ग के छात्र हीरो होने का असली मतलब समझते हैं और वे मुझसे संपर्क करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। हालांकि असली नुकसान येलेना और ल्यूमिन को होगा। अकादमी में प्रवेश करने से पहले दोनों अज्ञात थे और उच्च श्रेणी के खिलाड़ी संभवतः इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, विशेष रूप से ल्यूमिन, क्योंकि वह दूसरे स्थान पर हैं। जैसे ही उन्हें उसकी रैंक के बारे में पता चलेगा, चीजें मुश्किल हो सकती हैं। फिर भी जब तक बहुत जरूरी न हो, मैं उनकी मदद नहीं करूंगी। मैं उनकी दाई नहीं हूं। पब फ्यूचर एड्स। अज़रियल का इरादा मुख्य कलाकारों से मित्रता करने का था, ये तो निश्चित था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हर काम में उनका साथ देगा। वह चाहता था कि वे पुस्तक में वर्णित से अधिक शक्तिशाली बने, और यदि इसके लिए उन्हें आग में फेंकना पड़े, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर देगा। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। अगर मुझे सही से याद है तो आज एक खास घटना घटने वाली है। विशेष रूप से ल्यूमिन से संबंधित कुछ। रैंकिंग से हमेशा ही लोग असंतुष्ट रहते थे और पुस्तक में ल्यूमिन शीर्ष पर था और इसके कारण पहले दिन ही द्वंद्व युद्ध में उतर गया था। लेकिन अब जबकि ल्यूमिने को दूसरा स्थान मिल गया है, तो क्या वही बात होगी? ऐसा नहीं है कि वे मेरे साथ भी यही कोशिश कर सकते हैं। अज़रियल को कैफेटेरिया में अपनी और नोल की ओर घूरती निगाहों का एहसास हो रहा था। अब तक उन्हें समझ आ गया होगा कि वह कौन था। अज़रियल क्रिम्सन।
उनमें से अधिकांश लोग संभवतः अभी भी उसके और शून्य लोक की उसकी यात्रा के बारे में फैली नकारात्मक अफवाहों से भ्रमित थे। इसके साथ ही ये तथ्य भी जोड़ लें कि वह एक राजकुमार और सर्वोच्च है, और वे उचित समर्थन के बिना उसे चुनौती नहीं दे सकते। उद्धरण जब तक कि यह वह व्यक्ति न हो, लेकिन संभवतः वह आज कक्षा में उपस्थित नहीं हुआ। अज़रिएल खड़े होते हुए हल्के से मुस्कुराया। मालिक, नोल ने उसे हैरान होकर देखा। चलो खाना पैक करें और चलें। अगर मैं सही हूं तो हम खाते हुए एक अच्छे शो का आनंद ले सकेंगे। यदि उसका अनुमान सही था तो कुछ मनोरंजक घटित होने वाला था। तारांकन 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 तारांकन। आपकी दोस्ती अज़रिएल क्रिम्सन से कैसे हुई? ल्यूमिन और येलेना अकादमी के गलियारे से गुजर रहे थे, अन्य छात्रों से घिरे हुए। तभी येलेना ने प्रश्न पूछा। ल्यूमिने को असहजता से अपने होठों को हिलाने से खुद को रोकना पड़ा। यदि वह उसे पूरी कहानी बताए तो वह उसे किसी मूर्ख की तरह देखेगी। और उसे कौन दोष दे सकता है? कोई भी यही सोचेगा कि अगर उसने ये स्वीकार किया कि यह सब कुछ उसके द्वारा किसी अजीब तितली का पीछा करने से शुरू हुआ था। उद्धरण चिन्ह। मैं उनसे अकादमी कब्रिस्तान में मिला था। येलेना ने उसकी ओर आंखें फाड़कर देखा और वे चलते रहे। वे प्रशिक्षण के लिए अकादमी के एक जिम कक्ष में जा रहे थे। क्या अकादमी में कोई कब्रिस्तान है? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। लुमिने ने सिर हिलाया। यदि वह सही था तो संभवतः यह मृत छात्रों और प्रशिक्षकों की कब्रों से भरा हुआ था। इंतजार। येलेना की भौहें और भी सिकुड़ गईं। तुम दोनों वहां क्यों थे? उसकी नज़रों से नज़र मिलाने की हिम्मत न जुटा पाने के कारण ल्यूमिने ने अपनी नज़रें आगे की ओर ही रखीं। आप जानते हैं, मैं उस समय अकादमी का भ्रमण कर रहा था जब मैंने अचानक खुद को वहां पाया। मुझे लगता है कि अज़रिएल के लिए भी शायद यही सच था। वह उसकी संदेह भरी निगाहों को महसूस कर सकता था, लेकिन उसने उसे अनदेखा करना उचित समझा। क्या ऐसा है? लेकिन फिर भी येलेना हिचकिचाई और स्पष्ट रूप से अपने शब्दों को रोक लिया। ल्यूमिने ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। यह क्या है? आप जानते हैं, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? लुमिने ने आह भरी। वह उसे सतर्क रहने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता, विशेषकर उसके अतीत को देखते हुए। आप अन्यथा क्यों सोचेंगे? आप जानते हैं कि उसके बारे में क्या कहा जाता है ना? कि गायब होने से पहले वह मूलतः एक अपराधी था। जैसे ही वे सीढ़ियों पर पहुंचे, ल्यूमिन वहीं रुक गया। तुम्हें किसी व्यक्ति का आकलन कुछ अफवाहों के आधार पर नहीं करना चाहिए, येलेना। इसके अलावा उन्होंने कैफेटेरिया में अज़रिएल के साथ बिताए समय को याद किया। वह एक दयालु व्यक्ति है। मुझ पर विश्वास करो। येलेना अभी भी थोड़ी सशंकित दिख रही थी, लेकिन अंततः उसने आह भरी। अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं तुम पर भरोसा करूंगा। अचानक उसने ल्यूमिने की ओर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सेलेस्टिना के बारे में क्या? लुमिने ने पलकें झपकाईं। उसके बारे में क्या? क्या तुम्हें उस पर भरोसा है? ये वही प्रश्न था जो उसने अज़रिएल के बारे में पूछा था, लेकिन ल्यूमिने को लगा कि इस बार इसका अर्थ पूरी तरह से अलग था। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, मानो गलत उत्तर देने से कोई विपत्ति आ जाएगी। सेलेस्टिना ने कक्षा के बाद उन दोनों से बात की थी जब अज़रिएल भी अचानक गायब हो गया। वह बता सकता था कि वह भी उनसे दोस्ती करना चाहती थी। खैर, वह अज़रिएल के साथ बहुत करीब लगती है, इसलिए मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा भरोसा किया जा सकता है। उसकी पन्ने जैसी आंखें मानो उसे परख रही थीं, मानो वह परीक्षण पर हो, लेकिन फिर अचानक उसकी मुस्कुराहट से वे नरम पड़ गईं। अगर बस इतना ही है तो ठीक है, मुझे लगता है। ल्यूमिन ने राहत की सांस ली, हालांकि उसे पूरी तरह से समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी गोली को चकमा दिया हो। मैं समझता हूं कि आप ल्यूमिन वर्सिले हैं, जो दूसरे स्थान पर हैं। गलियारे में एक तेज आवाज गूंजी, जिसने ल्यूमिन और येलेना का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने सीढ़ियों की ओर देखा तो छात्रों का एक समूह ऊपर खड़ा था। उनमें से एक लंबा व्यक्ति था जिसके लंबे लाल बाल थे। मेरा नाम काय है, मैं 9वें स्थान पर हूँ। अन्य छात्रों का भी ध्यान इस हंगामे की ओर गया। उनकी जिज्ञासा जागृत हो गई। क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। क्या वे लड़ने वाले हैं? वाह, पहले ही दिन। काय, लुमिने और येलेना दोनों से ऊंचा उठकर सीढ़ियों से नीचे उतरा और लुमिने के सामने आ गया। मुस्कुराते हुए काय ने उसकी ओर देखा, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। ल्यूमिन और येलेना ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। कुछ गड़बड़ है क्या? ल्यूमिने ने पूछा। काय की मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई। हाँ, वास्तव में कुछ गड़बड़ है। येलेना की आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं। और वह क्या होगा? यह आपकी रैंकिंग है, ल्यूमिन वर्सिले। बकवास है। ल्यूमिने की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जैसा कि टकराव देख रहे छात्रों की भी थीं। बकवास? ये कैसे हो सकता है? शायद उसने धोखा दिया। यह असंभव है।
परीक्षाओं का संचालन सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों और स्वयं प्रधानाध्यापिका द्वारा किया गया। बिल्कुल। येलेना का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। परीक्षा में कोई भी नकल नहीं कर सकता। सभी रैंकिंग वैध हैं। काई ने अपना सिर हिलाया। आप मुझे बता रहे हैं कि इस अनाम व्यक्ति ने राजकुमारी सेलेस्टिना और उन सभी लोगों से बेहतर प्रदर्शन किया है जिन्होंने अकादमी में आने से पहले अपना नाम बनाया था। ल्यूमिन ने शांतिपूर्वक काई की नज़रों से नज़रें मिलाईं। और अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? काई की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। तो मैं कहूँगा कि यह बकवास है। आपने अपनी शक्तियों को अस्थायी रूप से बढ़ाने के लिए ज़रूर किसी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया होगा। इससे ये भी पता चलता है कि आपने उस बेचारे कैडेट को अस्पताल क्यों भेजा, क्योंकि आप अपनी शक्तियों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाए। येलेना ने उसकी बातों का मजाक उड़ाया। ये निराधार आरोप है। आपके पास इसका क्या सबूत है? काई आगे झुका और अपनी आवाज़ धीमी कर ली ताकि केवल ल्यूमिने और येलेना ही सुन सकें। राजकुमार अज़रियल ने मुझे स्वयं बताया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सेलेस्टियल एरेना अकादमी के भीतर एक प्रसिद्ध स्थान था जहां छात्रों को स्वतंत्रतापूर्वक द्वंद्व युद्ध करने की अनुमति थी। यह एक आदर्श प्रशिक्षण स्थल था, एक ऐसा स्थान जहां कौशल को निखारा जाता था और ताकत का परीक्षण किया जाता था। और अब अकादमी के पहले ही दिन एक द्वंद्व युद्ध होने वाला था। द्वंद्व युद्ध देखने के लिए उत्सुक छात्र मैदान के चारों ओर खड़े हो गए। दिव्य क्षेत्र की ओर जाने वालों में शामिल थे सेलेस्टिना। येलेना जल्दी से वहां पहुंची। उसके चेहरे पर घबराहट थी जब वह सेलेस्टिना के पास पहुंची, जो पहले से ही सबसे ऊंचे स्टैंड पर थी और अखाड़े की ओर देख रही थी। नीचे ल्यूमिन एक छोर पर खड़ा था और काई उसके सामने दूसरी ओर खड़ा था। ल्यूमिन और कैडेट काई द्वंद्व युद्ध क्यों करने वाले हैं? बेशक सेलेस्टिना जानती थी कि काई कौन है, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही थी कि यह स्थिति इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। पहले दिन द्वंद्वयुद्ध की खबर पूरे अकादमी में जंगल की आग की तरह फैल गई थी, और अब वह यहाँ थी और अपनी आंखों से देख रही थी कि ल्यूमिने भी प्रतिभागियों में से एक थी। येलेना ने स्पष्टीकरण देने से पहले हिचकिचाहट दिखाए। जब हम प्रशिक्षण के लिए जा रहे थे तब कैडेट काई हमारे पास आया। उसने ल्यूमिन पर रैंक हासिल करने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया और दावा किया कि उसने किसी प्रकार की शक्तिवर्धक दवा का इस्तेमाल किया था, और उसने कहा कि अज़रियल ने ही उसे यह बताया था। सेलेस्टिना ने येलेना की ओर देखा। उसके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि अज़रियल ने उन्हें यह बताया था। येलेना ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ल्यूमिने ने उस पर विश्वास नहीं किया। उनमें बहस हुई और इसका नतीजा ये हुआ कि ये द्वंद्वयुद्ध हुआ। दोनों लड़कियों ने अपना ध्यान वापस अखाड़े की ओर मोड़ लिया, जहां ल्यूमिने काई को ठंडी निगाहों से देख रही थी, जिसने उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। क्या आपको लगता है कि यह वास्तव में अज़री हो सकता है? ऐसा नहीं था। सेलेस्टिना ने दृढ़तापूर्वक उसकी बात बीच में ही रोक दी, यहाँ तक कि वह भी अपनी इस निश्चितता से आश्चर्यचकित थी और येलेना की बड़ी बड़ी आंखें उसके आश्चर्य को प्रतिबिंबित कर रही थीं। लेकिन फिर सेलेस्टिना को वह सब याद आ गया जो अज़रियल ने उसे दिखाया था, भोज से लेकर अब तक। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें और अधिक समझने लगा हूँ। लेकिन येलेना ने अभी भी अनिश्चितता के साथ कहना शुरू किया, कैडेट काई अज़रियल के बारे में झूठ बोल रहा है। पब फ्यूचर एड्स। सेलेस्टिना ने आगे कहा, अगर अज़रियल को ल्यूमिने से कोई समस्या होती और वह कोई संदेश भेजना चाहता तो वह खुद ही ऐसा कर देता। वह अपनी जगह किसी और को नहीं भेजता। येलेना एक क्षण के लिए सशंकित दिखी, फिर आह भरी। ल्यूमिन ने मुझसे उस पर भरोसा करने को कहा था और वह आप पर भरोसा करता है। भले ही वह कुछ बातों में भोला हो, लेकिन उसके बचपन के दोस्त होने के नाते मैं जानता हूं कि लोगों को परखने की उसकी नज़र अच्छी है। सेलेस्टिना उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। उद्धरण चिन्ह। आप जानते हैं, इस तरह की बातें कहना बिना मेरी सुनने की मंशा के मेरे पहले से ही नाजुक दिल के लिए खतरनाक है। उद्धरण चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक सेलेस्टिना और येलेना दोनों मुड़ी। जैसे ही अज़रियल उनके पास आया, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह अकेला नहीं था, एक अन्य छात्र भी उसके साथ चल रहा था। उद्धरण। वह भोज में अज़रियल के साथ था। जैसे ही अज़रियल उसके सामने आया, उसका ध्यान पुनः उसकी ओर चला गया। कुछ सेकंड के लिए वह बस उसकी आंखों में देखता रहा और वह अपनी नज़रें हटाने में असमर्थ हो गई। वह सबसे पहले नज़रें हटाकर उस क्षेत्र की ओर देखने लगे जहां ल्यूमिन और काई आमने सामने थे। उद्धरण चिन्ह। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद, अज़रियल ने धीरे से कहा। बिल्कुल, सेलेस्टिना ने उत्तर दिया, ये सोचते हुए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा क्यों लगता है कि उस पर भरोसा करना बहुत मायने रखता है? क्या वह इस बारे में बहुत अधिक सोच रही थी?
वह निश्चित नहीं थी। मास्टर, बस एक शब्द कहो और मैं उस मांसभक्षी को मांस में बदल दूंगा। चांदी के बालों वाले लड़के ने काई को घूरते हुए कहा। मालिक, सेलेस्टिना और येलेना ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि अज़रियल को इस तरह से संबोधित किया जाएगा, फिर भी अज़रियल ने बस अपनी निगाहें आगे की ओर टिकाए रखीं। शांत हो जाओ, नोल। उसका सिर काटने से कुछ नहीं बदलेगा। नोल ने काई को घूरना जारी रखा। मेरे लिए तो यही होगा। उस नीच दुष्ट ने अपनी कलंकित जीभ से तुम्हारा नाम लेने की हिम्मत की है, मुझे उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। उद्धरण ... उसकी ओर से इतना क्रोधित होना। सेलेस्टिना नोल की वफादारी से प्रभावित थी, लेकिन क्या वह सचमुच वही कर सकता है जो वह कहता है? उन्हें याद नहीं कि नोल नाम का कोई व्यक्ति शीर्ष 10 में था, फिर भी अज़रियल ने उनकी बातों को हल्के में नहीं लिया। अज़रियल ने आह भरी, यदि आप उसका सिर भी फाड़ दें तो भी कुछ नहीं बदलेगा। आखिरकार उसके पास दिमाग नहीं है। नोल की निगाहें भ्रम में बदल गईं। आपका क्या मतलब है, गुरुजी? उसका मतलब है कि कैडेट काई किसी और के आदेश का पालन कर रहा है। अज़रियल ने सिर हिलाया। सेलेस्टिना सही कह रही है। किसी ने काई को मेरा नाम लेकर ल्यूमिने से झूठ बोलने को कहा था। अब वह व्यक्ति कौन हो सकता है? अज़रियल के नाम का लापरवाही से प्रयोग करना खतरनाक था, खासकर यदि इसका पता चल जाता। अकादमी के बाहर इस तरह की उपेक्षा के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन इन दीवारों के भीतर प्रशिक्षकों को सभी छात्रों के साथ, चाहे उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समान व्यवहार करना पड़ता था। कम से कम सतही तौर पर तो ऐसा ही था। प्रशिक्षक संभवतः छाया से ये सब देख रहे थे तथा केवल तभी हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थे जब द्वंद्व बहुत खतरनाक हो जाता। जिसने भी काई को अकादमी में मेरा नाम इस्तेमाल करने के लिए राजी किया, वह बहुत ही साहसी रहा होगा, क्योंकि एक बार काई अकादमी परिसर से बाहर निकल गया तो कोई भी प्रशिक्षक अज़रियल को उसका बदला लेने से नहीं रोक सकेगा। किसी को इतना साहसी होना पड़ा कि वह काई को आश्वस्त कर सके कि वह इससे बच सकता है। सबसे अधिक संभावना है कि जैस्मिन या कैलेस इसके उम्मीदवार होंगे, लेकिन दोनों में से किसी का भी इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। अचानक अज़रियल आगे बढ़ने लगा, जिससे आसपास के सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ, जिनमें वे छात्र भी शामिल थे जो सेलेस्टिना और अन्य लोगों को देख रहे थे। मालिक, तुम कहाँ जा रहे हो, अज़रियल? अज़रियल रुक गया, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ खास नहीं, बस जो भी इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले तो वह यहाँ मनोरंजन के लिए आया था, लेकिन ये जानने के बाद कि किसी ने उनके नाम का इस्तेमाल करके उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश की है, जिसे वे दोबारा बनाने के लिए काम कर रहे थे, ये व्यक्तिगत हो गया है। अज़रियल नीचे कूद गया और सबकी आंखों के सामने अखाड़े के बीच में उतर गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह तारांकन 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 तारांकन। पहले ही दिन मुझे इस तरह की रणनीति से निशाना बनाना। अज़रियल अपने आप को प्रशंसा की एक झलक महसूस करने से नहीं रोक सका। एकत्रित छात्रों की निगाहों से अप्रभावित होकर वह ल्यूमिने की ओर बढ़ता रहा। कौन है वो? वह राजकुमार अज़रियल क्रिम्सन है। सचमुच तो वह सर्वोच्च है ना? लेकिन वह अखाड़े में क्यों प्रवेश कर रहा है? मुझे मत बताओ कि सर्वोच्च स्वयं लड़ने जा रहा है। ये कैसा पहला दिन निकला है। जैसे ही अज़रियल स्तब्ध ल्यूमिन के सामने पहुंचा, उसने एक छोटी सी आश्वस्त मुस्कान दी और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे मित्रतापूर्वक थपथपाया। मेरे नाम की रक्षा करने का प्रयास करने के लिए धन्यवाद, ल्यूमिन। आश्चर्य के बावजूद ल्यूमिने ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। हम दोस्त हैं, है ना? और हाँ, ये सिर्फ तुम्हारे नाम की बात नहीं है। वो येलेना और मेरा अपमान कर रहा था। ल्यूमिन की निगाहें कठोर हो गईं और उसने काई को घूरा। निस्संदेह, यदि द्वंद्वयुद्ध हुआ तो ल्यूमिन विजयी होगा और इस प्रक्रिया में काई को आसानी से अपमानित कर देगा। अज़रियल ने सहमति में सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये व्यक्ति केवल एक मोहरा है जिसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है, जो आपके माध्यम से मुझ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। ल्यूमिन ने जानकारी को समझते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उद्धरण चिन्ह ... तो मैं चाहे कुछ भी करूं, इससे कुछ नहीं बदलेगा। बिल्कुल, ल्यूमिने अब शांत भाव से सोच रहा था और अब वह उदासीन दृष्टि से काई की ओर देख रहा था। एकमात्र पैदल सैनिक को नष्ट करने का कोई मतलब नहीं होगा। इसके बजाय ध्यान हेरफेर के पीछे के मास्टरमाइंड पर होना चाहिए। मानो ल्यूमिने के रवैये में आए परिवर्तन को महसूस करते हुए, काई, जो अज़रियल की उपस्थिति को देखकर कठोर मुस्कान बिखेर रहा था, ने महसूस किया कि उसके चेहरे से वह मुस्कान गायब हो गई है। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? जवाब में अज़रियल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इसके बजाय
उन्होंने उस स्टैंड की ओर इशारा किया जहां येलेना बैठी थी। जाओ और अपने बचपन के दोस्त को आश्वस्त करो, जल्द ही गर्लफ्रेंड बनने वाली हूँ। अज़रियल ने अंतिम भाग अपने पास ही रखा, जबकि ल्यूमिन ने सिर हिलाया और जाने लगा। छात्रों की भीड़ हैरान और निराश होकर यह सब देख रही थी। क्या वे अब भी द्वंद्व युद्ध करेंगे या क्या? वह आदमी क्यों जा रहा है? पक्का नहीं, लेकिन कम से कम शीर्ष कहीं नहीं जा रहा है। उसने अपना ध्यान वापस काई की ओर लगाया, जो उस पर क्रोधित नजरें गड़ाए हुए था। अज़रियल की मुस्कुराहट एक पल में गायब हो गई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक मानो कोई स्विच दबा दिया गया हो, कमरे में घुटन भरा सन्नाटा छा गया, हवा तनाव से भर गई। काई ने वातावरण में आए बदलाव को भांपते हुए सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट लिए, उसके दांत भींचे हुए थे। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी ठंडी और कठोर चीज का दबाव महसूस हुआ। काई को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई जब वह सहज रूप से आगे की ओर कूदा। घूमकर उसने महसूस किया कि उसकी पीठ किसी ठंडी चीज से टकरा गई थी, बर्फ की एक दीवार से। उसने ये भी नहीं देखा था कि दीवार कब बन गई थी, न ही उसने अज़रियल की ओर से किसी भी प्रकार के मान में उतार चढ़ाव को महसूस किया था। काई का चेहरा गंभीर हो गया और वह जल्दी से फिर से अज़रियल की ओर मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, क्रैकल बिना किसी चेतावनी के अज़रियल की मुट्ठी काई के सौर जाल पर लगी, जिससे वह बर्फ की दीवार पर वापस जा गिरा, जो टकराने पर टूट गई। दरार। काई लड़खड़ाते हुए अखाड़े के किनारे की ओर गया और दीवार से टकरा गया, जबकि ऊपर खड़े छात्र सदमे में उसे देख रहे थे। अधिकांश दर्शक प्रथम वर्ष के छात्र थे, जो या तो अभी तक जागे नहीं थे या फिर अभी भी सुप्त थे। उन्होंने केवल लाल बिजली की एक चमक देखी, जहां अज़रियल खड़ा था, उसके पीछे काई जमीन पर गिरा हुआ था, सांस लेने के लिए हौंफ रहा था, उसका शरीर हिंसक खांसी से व्याकुल था। वह गंभीर होगा, ल्यूमिन ने टिप्पणी की। सेलेस्टिना ने अपना सिर हिलाया, उसकी निगाहें अज़रियल पर टिकी थीं, जो काई के संघर्ष को ठंडे मन से देख रहा था। वह नहीं है। येलेना और ल्यूमिने ने असमंजस में उसकी ओर देखा, जबकि नोल, अनजान, हाथ में भोजन की बाल्टी लिए अज़रियल को देखता रहा, जैसे कोई बच्चा अपनी पसंदीदा फिल्म में तल्लीन हो। उसका चेहरा वैसा नहीं है जैसा भोज के समय था। सेलेस्टिना ने कैलियस के साथ हुए द्वंद्व युद्ध को याद करते हुए सोचा। इस बार उसकी अभिव्यक्ति शून्य नहीं थी। वह अपनी भावनाओं को दबा नहीं रहा है। उद्धरण चिन्ह ... वह तो बस कैडेट काई के साथ खेल रहा है। तारांकन 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 तारांकन। कदम। अज़रियल का प्रत्येक कदम पूरे अखाड़े में गूंजता था तथा हर दर्शक का ध्यान अपनी ओर खींचता था। कदम। कोई भी उसकी अगली चाल को चूकना नहीं चाहता था। पब फ्यूचर एड्स। कदम। जब अज़रियल काई के सामने पहुंचा, जो अपने हाथों और घुटनों पर भारी सांसें ले रहा था, तो उसने बस उसे ठंडेपन से देखा। उसने हमला नहीं किया, वह हिला तक नहीं, वह बस काई को घूरता रहा। ये देख रहे छात्र हैरान रह गए। अज़रियल उसे खत्म क्यों नहीं कर रहा था? ये स्पष्ट था कि काई आगे नहीं बढ़ सकता था, उसे हथियार निकालने का भी मौका नहीं मिला था। अज़रियल ने एक ही मुक्का मारकर उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। ये भी अजीब बात थी कि प्रशिक्षकों ने अभी तक मैच की घोषणा नहीं की थी। काई ने अंततः अपनी सांस को स्थिर करते हुए अज़रियल की ओर देखा और घूरने लगा। उद्धरण चिन्ह ... कौन था? क्या? अज़रियल काई के स्वर से अप्रभावित रहा और उसने पुनः पूछा, तुम्हें मेरा नाम लेकर झूठ बोलने को किसने कहा? इस प्रश्न पर काई ने दांत पीस लिए। मैं नहीं जानता। सुनना, अज़रियल ने अचानक हस्तक्षेप किया। मैं तुम्हें यहाँ एक मौका दे रहा हूँ। मुझे नाम बता दो और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। लेकिन कोई शक नहीं, मुझे अपने हाथों पर खून लगने का डर नहीं है। कोई भी प्रशिक्षक मुझे तब तक नहीं रोकेगा जब तक तुम आत्मसमर्पण नहीं कर देते, जो कि तुम इतने घमंडी हो कि कर नहीं सकते, या जब तक मैं तुम्हें बेहोश न कर दूं। अज़रियल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। और यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपको अस्पताल में भर्ती कराया जाए। धीरे धीरे और दर्द के साथ काई ने केवल मुस्कुराकर अज़रियल की ओर अपने दांत दिखाए। आपने खुद कहा, मैं बहुत घमंडी हूं, तो मैं उसका नाम क्यों बेचूं? अज़रियल ने जिज्ञासा से अपनी भौहें उठाईं। उसका। काई को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। दुर्भाग्यवश मैं उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सामान्यतः प्रशिक्षकों ने अब तक द्वंद्वयुद्ध समाप्त कर दिया होता, लेकिन चूंकि अज़रियल एक शीर्षस्थ और राजकुमार दोनों था, इसलिए संभवतः वे उसे कुछ छूट दे रहे थे। अलावा, वैसे भी मुझे पहले से ही पता है कि वह कौन था। अज़रियल को वास्तव में काई के मुंह से यह नाम सुनने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने अखाड़े में कदम रखने से पहले ही इसका पता लगा लिया था। अब वह बस काई पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा था।
वह भविष्य में एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति बन सकते हैं। यही कारण है कि वह उसे अकादमी के बाहर नहीं मारेगा, भले ही काई ने उसे नाम नहीं दिया हो। हालांकि अज़रियल अपनी धूमिल हो चुकी प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित है और उसे पुनः बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वह इस तरह की किसी बात के लिए किसी की जान नहीं लेगा। लेकिन काई को नियंत्रण में लाने का यह एक अच्छा अवसर था। अज़रियल नीचे झुक गया और काई के कान में फुसफुसाने लगा, मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ जैसे ही तुम अकादमी से बाहर कदम रखोगे। तुम्हें पता है ना? काई का चेहरा कठोर हो गया। तो फिर मैं अकादमी से बाहर कदम ही नहीं रखूंगा। अज़रियल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या आप अगले सप्ताह शून्य काल कोठरी यात्रा के बारे में भूल गए हैं? हम तब अकादमी परिसर में नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह ... तुम अब भी कुछ नहीं कर सकते। वहां के प्रशिक्षक तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। काई ने आगे कहा, अकादमी परिसर हो या ना हो, मैं अभी भी एक छात्र हूं और हम तकनीकी रूप से प्रशिक्षकों के संरक्षण में हैं। अज़रियल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। क्या आपको लगता है कि आप पूरे समय सुरक्षा में रहेंगे? क्या आपको लगता है कि प्रशिक्षक शून्य काल कोठरी में 24 घंटे आपका हाथ थामे रहेंगे? मुझे बताओ, क्या आप शून्य प्राणियों को मारना चाहते हैं और अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हैं, या आप प्रशिक्षक की पीठ के पीछे छुपना पसंद करेंगे, इस डर से कि पता नहीं मैं कब आपके लिए जीवन भर आऊं? काई हिचकिचा रहा था, वह स्पष्ट रूप से इस विकल्प से परेशान था। तुम एक कैडेट हो और हीरो बनना चाहते हो। अपने अहंकार को इस अवसर से वंचित मत करो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और मैं तुम्हें बस तभी जाने दूंगा जब तुम मुझे उसका नाम बता दोगे। काई ने अज़रियल की आंखों में देखा। आपका वादा? अज़रियल ने सिर हिलाया। मैं अपनी ज़बान देता हूँ। कुछ क्षणों के मौन के बाद, जब छात्र असमंजस में देख रहे थे, अचानक शांति भंग हो गई। उसका नाम है? सच में, मुझे नहीं लगा था कि तुम दबाव में झुक जाओगे। मैं तो बहुत प्रभावित हुआ। अचानक एक आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। धप! अज़रियल ने मुड़कर देखा कि आवाज़ का स्रोत मैदान में सुंदरता से उतर रहा है। नवागंतुक ने अकादमी की वर्दी पहनी हुई थी और उसकी आंखें गोमेद रंग की थीं तथा उसके बाल कंधों तक पहुंचने वाली पोनीटेल में बंधे हुए थे। जब वह अज़रियल को देख रहा था तो उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। सच कहूं तो, राजकुमार अज़रियल, मैंने शायद आपको कम आंका था। किसने सोचा था कि आप इतनी दूर तक जाएंगे? मैंने तो मान लिया था कि आप अखाड़े में भी नहीं उतरेंगे। आसपास खड़े छात्र हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे और नए आगमन के बारे में आपस में बड़बड़ाने लगे। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कुछ पता नहीं। वह आदमी कौन है? मुझे मत बताओ कि एपेक्स अब उससे भी लड़ने जा रहा है। रुको, है ना? काई, जो दिखने में पीला पड़ गया था, अस्थिर पैरों के साथ खड़ा होने में कामयाब रहा और धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हट गया। यह ऐसी बात थी जिसकी उम्मीद कोई 9वीं रैंक के छात्र से नहीं कर सकता। अज़रियल ने काई पर एक संक्षिप्त नज़र डाली, फिर अपना ध्यान पास आ रहे छात्र की ओर लगाया। उसने अपना घमंड तोड़ दिया होगा। नवागंतुक अज़रियल से एक हाथ की दूरी पर रुक गया, अब उनके चेहरे करीब आ गए। अखाड़ा एक बार फिर शांत हो गया। उद्धरण चिन्ह ... वर्जिल को मूल पुस्तक में खलनायक कहा जाता था, जो पर्दे के पीछे से नायक के लिए लगातार परेशानियां पैदा करता था, जिससे उसका जीवन पहले से भी अधिक कठिन हो जाता था। लेकिन खलनायक कहे जाने के बावजूद, वह कहानी के मुख्य पात्रों में से एक थे। उनकी पृष्ठभूमि के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि पुस्तक के पहले भाग में इसका खुलासा नहीं किया गया है। वर्जिल के बारे में केवल यही ज्ञात था कि वह शून्य स्ट्रीमर। इस युग में, ये शब्द उन सामग्री निर्माताओं के लिए प्रयुक्त होता था जो शून्य प्राणियों के विरुद्ध अपनी लड़ाई का लाइव प्रसारण करते थे तथा अपने खतरनाक कारनामों से आय अर्जित करते थे। वर्जिल सबसे युवा और सबसे सफल शून्य स्ट्रीमर्स में से एक के रूप में प्रसिद्ध थे। लगभग कोई भी व्यक्ति वर्जिल की तरह अपने जीवन के साथ जुआ खेलने का साहस नहीं कर सकता था, जो इतनी छोटी उम्र में शून्य प्राणियों से लड़ रहा था। वह मृत्यु क्षेत्रों में अवैध रूप से अपनी लड़ाइयों को स्ट्रीम करने के लिए कुख्यात था, जिसमें अक्सर वह जानवर श्रेणी के शून्य प्राणियों से मुकाबला करता था। शायद इसीलिए वह इतने लोकप्रिय हो गए। कुछ घटनाओं के बाद, ल्यूमिन और वर्जिल के पास साथ मिलकर काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और अंततः वे दोस्त बन गए। वर्जिल को नायक ने पीछे नहीं छोड़ा। वास्तव में, अज़रियल को पुस्तक में जो बात सबसे अधिक पसंद आई, वह ये थी कि प्रत्येक मुख्य पात्र को चमकने के अपने क्षण मिले। लेकिन वर्जिल, वह प्रशंसकों का पसंदीदा था, अप्रत्याशित, चतुर और लापरवाह। मैंने सोचा था कि उनके व्यक्तित्व को देखते हुए वे पहले दिन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब ये समझ में आया कि ल्यूमिने ने पहले दिन द्वंद्व युद्ध क्यों किया था। ये सब वर्जिल द्वारा आयोजित किया गया था। वर्जिल ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। मुझे नहीं लगा था कि आप मेरा नाम जानते होंगे।
अज़रियल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे नाम का इस्तेमाल लड़ाई शुरू करने के लिए करोगे। वर्जिल ने अपना गाल खुजलाते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से हंस दिया। मुझे लगता है कि यह मेरी गलती है, लेकिन क्या आप मुझे दोष दे सकते हैं? मैं एपेक्स के बारे में उत्सुक था, जो अफवाहों का राजा भी है। अज़रियल ने अपनी भौहें उठाईं। तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आप कैडेट काई को, जो अकादमी के शीर्ष छात्रों में से एक है, अपना मोहरा बनाते हैं और उसका उपयोग करके मेरे एक मित्र से झूठ बोलकर मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं। वर्जिल ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगा था कि तुम सचमुच कूद पड़ोगे और सब कुछ खुद ही संभाल लोगे। मुझे लगा था कि पहले दिन दूसरे और 9वें रैंक के पहले साल के छात्रों के बीच एक छोटा सा द्वंद्वयुद्ध मज़ेदार होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि द्वंद्वयुद्ध शुरू होने से पहले ही तुम सब कुछ समझ जाओगे। उद्धरण डॉट 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 वह झूठ नहीं बोल रहा है। पब फ्यूचर विज्ञापन। अज़रियल को इस सब के पीछे किसी गहरे कारण की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो बात समझ में नहीं आई वह थी, आपने पहले मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया, जबकि आप जानते थे कि मैं अंततः इसका पता लगा लूँगा। वर्जिल लापरवाह था, लेकिन मूर्ख नहीं। तो फिर वह ऐसा कुछ क्यों करेगा, ये जानते हुए कि अज़रियल उसके लिए आएगा? क्यों? हो, वर्जिल ने भ्रमित छात्रों की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए बुदबुदाया। वे बातचीत नहीं सुन सके क्योंकि वह और अज़रियल बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। अज़रियल ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ीं। छात्रों की घूरती निगाहें उसे परेशान करने लगी थीं। वह ध्यान का केंद्र बनने का प्रशंसक नहीं था, ऐसा लगता था जैसे उसका शरीर इसे अस्वीकार करता हो। लेकिन दुर्भाग्यवश वह जानता था कि उसे इसकी आदत डालनी होगी। वर्जिल की नज़रें अज़रियल से मिलीं। मुझे लगता है कि यह वैसा ही है जैसा आपने कहा, मेरी अपनी जिज्ञासा के लिए। उन शब्दों के बाद केवल मौन छा गया। फिर अज़रियल ने आह भरी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अच्छा ऐसा है। बिना कोई और शब्द कहे अज़रियल अचानक मुड़ गया। वर्जिल हैरान दिख रहा था क्योंकि अज़रियल की पीठ उससे दूर होती जा रही थी। तुम बस जा रहे हो, तुम मुझसे लड़ने या गुस्सा करने वाले नहीं हो। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि अन्य छात्र उसे सुन सकते थे, जिनमें से अधिकांश या तो नाराज थे या अधीर थे, जो एपेक्स के साथ एक और लड़ाई देखने के लिए उत्सुक थे। अज़रियल को अचानक वर्जिल से दूर जाते देख वे और भी अधिक भ्रमित हो गए। अज़रियल वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर सीधे वर्जिल से नज़रें मिलाईं। तुम मुझसे कह रहे हो कि मेरी असलियत जानने के बाद तुम ऐसे ही चले जाओगे? अज़रियल ने कुछ बार पलकें झपकाईं। मुझे वह मिल गया जो मैं चाहता था। अज़रियल ने इतना ही कहा और फिर वापस मुड़ गया तथा पीछे वर्जिल को छोड़ दिया, क्योंकि छात्र आपस में बड़बड़ाने लगे। तारांकन 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 तारांकन। कैडेट वर्जिल प्रथम वर्ष के छात्रों में चौथे स्थान पर है। वह कितना छोटा शैतान है। रनी ने हंसते हुए कहा कि वह और सोलोमन दूसरों की नज़रों से बचते हुए सब कुछ देख रहे थे। अज़रियल ने जो कुछ किया उसके बाद आप उसे शैतान कह रहे हैं? सुलेमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रनी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। या आप इसलिए नाराज हैं क्योंकि अज़रियल ने कैडेट काई या कैडेट वर्जिल के खिलाफ अपनी तलवार कला का उपयोग नहीं किया? सुलेमान ने चिढ़ाते हुए कहा। रनी सोलोमन की ओर मुड़ी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लगता है तुम्हें वह लड़का पसंद आ गया है, सोलोमन। क्या नरक जम गया है? सोलोमन ने बनावटी आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। नहीं, लेकिन मैंने सनकेन द्वीप पर कुछ उड़ते हुए सुअर देखे थे। रनी के चेहरे पर एक गुस्सा दिखाई दिया। क्या तुम फिर से अकेले ही शून्यलोक में चले गए? अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ते हुए सोलोमन ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने उसकी बात नहीं सुनी हो और मासूमियत से सीटी बजाई। यूरोप में हाल की घटनाओं और एशिया भर में दिखाई देने वाली शून्य दरारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अधिकांश संतों को 4 महान कुलों द्वारा आपातकालीन स्थिति के लिए पृथ्वी पर रहने का अनुरोध किया गया था। लेकिन ऐसा लगता था कि सुलेमान ने उस निर्देश की अनदेखी की थी। रनी ने आह भरी। खैर खैर, कैडेट अज़रियल ने कैडेट काई को आसानी से हरा दिया। सुलेमान ने उपहास किया। बेशक उसने किया, जबकि उस जानवर के पास केवल मांसपेशियां हैं, अज़रियल के पास बुद्धि और गति है। अरे, उसकी गति उस बैंगनी बालों वाले बदमाश के बराबर है और उसने भोज में उससे भी आगे निकल गया। तो ये सच है, वह कैडेट कैलियस को हराने में कामयाब रहा। सुलेमान ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ, ऐसा ही है। उसके बारे में अफवाहें कि वह शून्यलोक में था, फिर यूरोप में पहुंचा और टाइटन श्रेणी के शून्य प्राणी के दिमागी हमले का 15 मिनट तक प्रतिरोध किया और बाद में कैलियस को हरा दिया, ये सब सच हैं। रनी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या तुमने अभी क्या कहा? सोलोमन ने मासूम भाव से उसकी ओर देखा और पलकें झपकाईं, मानो वह उसकी प्रतिक्रिया को समझ नहीं पाया हो। आपका क्या मतलब है? रनी ने दांत पीस लिए, उसकी आवाज़ और भी तीखी हो गई।
वह हिस्सा जिसमें वह यूरोप में है और टाइटन रैंक वाले शून्य प्राणी से मुठभेड़ हो रही है। अरे ऐसा है। सोलोमन अचानक मुस्कुराया, मानो उसने अभी अभी कोई शरारत की हो। अज़रियल के यूरोप में होने के बारे में कोई अफवाह नहीं थी, और ये तथ्य कि उसने टाइटन रैंक वाले शून्य प्राणी का मुकाबला किया था, रनी के लिए और भी अधिक हैरान करने वाला था। यूरोप में कई ऑपरेशन रोक दिए गए थे, और सैनिक पीछे हट रहे थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है। उच्च श्रेणी के शून्य प्राणी उन देशों में प्रकट हो रहे थे जहां से उनके बारे में मूल रूप से रिपोर्ट की गई थी, और कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों या कैसे हुआ। ठीक है, मुझे इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए था। खैर, जो हो गया सो हो गया। सोलोमन ने कंधे उचकाते हुए स्वीकार किया। वह यूरोप में कब था? सोलोमन ने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड सोचा। खैर, रागनार और मैंने उसे 3 महीने पहले ढूंढा था। हे भगवान, उसके बाल बहुत बुरे थे। मुझे एक छोटे जोकिन की याद आ गई। मैं उसे लेने गई थी क्योंकि रागनार एक छोटी बच्ची की तरह था। मुझे डर था कि कहीं वह स्किनवॉकर न हो। सोलोमन ने उस बात को याद करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसने तो यहाँ तक सोचा कि अज़रियल कोई दुष्ट स्किनवॉकर हो सकता है क्योंकि लेविथान अचानक गायब हो गया था। रैग्नर को शक था कि अज़रियल ही जिम्मेदार हो सकता है। खैर, जब मैं उसे लेने गया तो किसी बेवकूफ़ कोहरे ने अज़रियल के दिमाग पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से वह बच गया, लेकिन कोहरा रोता हुआ भाग गया। रनी सशंकित दिखी। कोहरा? और वह कोहरा एक टाइटन रैंक वाला शून्य प्राणी था। तुम्हारा मतलब है रोता हुआ कोहरा? सोलोमन ने सिर हिलाया। यह उन कुछ शून्य प्राणियों में से एक था जो अज्ञात कारणों से किसी अन्य देश में प्रकट नहीं हुए थे। वह था। और आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह टाइटन श्रेणी का शून्य प्राणी है? रनी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से पूछा। सुलेमान ने उसकी आंखों से आंखें मिलाईं। अज़रियल ने मुझे बताया। रनी ने संदेह से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। और तुम उस पर विश्वास करते हो? मैं करता हूँ, सुलेमान ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। रनी ने एक बार फिर आह भरी। तुम कहते हो तो? उसने पीछे मुड़कर अखाड़े की ओर देखा, जहां वर्जिल और काय अभी भी खड़े थे। अज़रियल पहले ही जा चुका था। इस वर्ष हमारे पास बहुत सारे दिलचस्प छात्र हैं। अपने दरवाजे पर दस्तक सुनकर अज़रियल वहां गया और उसे खोला। एक छात्र वहां खड़ा था और उसने अज़रियल की ओर देखते हुए अजीब सी मुस्कान बिखेरी। मुस्कुराते हुए अज़रियल एक तरफ हट गया और छात्र को अंदर आने का इशारा किया। एपेक्स के कमरे में आपका स्वागत है, कैडेट वर्जिल। वर्जिल अंदर कदम रखते ही केवल अजीब तरह से हंस सका। अरे, ये तो 7 सितारा होटल के कमरे जैसा है, जबकि मेरा तो केवल 5 सितारा होटल का है। खैर, मुझे लगता है कि शीर्षस्थ होने का यह एक लाभ है। अज़रियल ने रसोई की ओर बढ़ते हुए उत्तर दिया। आप बैठिए और मुझे बताइए कि आपने रात के 2 बजे मेरे कमरे में आने का फैसला क्यों किया। अज़रियल के पीछे पीछे वर्जिल काउंटर पर बैठ गया, जबकि अज़रियल ने अलमारियां खोलीं। आप नेबुला स्पिरिट्स, फ्रॉस्ट एम्बर, डस्कफॉल बॉर्बन या क्रिम्सन फ्लेम चाहते हैं? अज़रियल ने बोतलों की सूची बनाते हुए पूछा। 2 बजे रात को शराब। वर्जिल ने भौहें उठाईं। अज़रियल ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए उसकी ओर रुख किया। आपको उससे समस्या है? वर्जिल मुस्कुराया। नहीं, मैं क्रिम्सन फ्लेम लूंगा। अच्छा विकल्प। अज़रियल ने सिर हिलाया और 2 गिलास तथा क्रिम्सन फ्लेम की बोतल उठा ली। उसने लाल तरल पदार्थ डाला और वर्जिल के बगल में बैठ गया। मेरी प्यारी बहन ने मुझसे कहा कि अब मुझे अकेले शराब पीने की अनुमति नहीं है। मुझे लगता है कि यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अज़रियल ने गिलास सौंपते हुए टिप्पणी की। वर्जिल हंसा। तुम्हें एक सुरक्षात्मक बहन मिली है। फिर भी किसी कारणवश उसने अपनी बोतलों का संग्रह नहीं हटाया। वह जानता था कि ये बोतलें किसकी हैं और वह हमेशा सोचता था कि उसने वह पत्र क्यों छोड़ा था। पब फ्यूचर एड्स। वे दोनों चुपचाप शराब पीते रहे। उनके बीच का माहौल अजीब और तनावपूर्ण था जब तक। तुम नहीं जा रहे हो? क्या तुम अखाड़े में जैसे बेवकूफ़ थे वैसे ही बनोगे? अज़रियल ने हल्के से बोलते हुए बीच में ही टोक दिया। मैं बस ये जानना चाहता था कि कौन और क्यों, और मुझे मेरे जवाब मिल गए। तुम मेरे पीछे नहीं आओगे? बदला लोगे? नहीं। क्यों? वर्जिल वास्तव में अज़रियल के बारे में उत्सुक था। एक राजकुमार जिसने काई को मुक्का मारा था, वह बिल्कुल भी प्रतिशोधी नहीं लग रहा था। वर्जिल को उम्मीद थी कि अज़रियल उसके दौरे या उस दिन पहले जो कुछ हुआ था उससे नाराज होगा, लेकिन उसकी ओर से गुस्से का कोई संकेत नहीं था। क्योंकि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करने वाले किसी व्यक्ति के लिए इससे बेहतर बदला क्या हो सकता है? उन्हें नज़रअंदाज करो। लड़ना, पीटना या वर्जिल को आवश्यकता से अधिक ध्यान देना शायद वही होगा जो वर्जिल चाहता था, ऐसा कुछ जो अज़रियल स्पष्ट रूप से नहीं करने वाला था। मैं उसके खेल नहीं खेलने जा रहा हूं, वह मेरे खेल से निपटेगा।
उन्हें वर्जिल के कारणों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, खासकर तब जब वर्जिल ने उनके नाम का उपयोग करके इसे व्यक्तिगत बना दिया। अज़रियल के लिए मैं उत्सुक था वाला बहाना मानना संभव नहीं था। पुस्तक से प्राप्त ज्ञान के आधार पर अज़रियल जानता था कि वर्जिल को सबसे अधिक कैसे चोट पहुंचाई जाए, उसे अनदेखा करके। और अज़रियल ने ऐसा तब तक करते रहने की योजना बनाई। हाँ ठीक है, मुझे माफ़ करना। वर्जिल ने माफ़ी मांगी। मुझे तुम्हें कम नहीं आंकना चाहिए था। तुमने मुझे कब पहचाना? अज़रियल मुस्कुराया। पता करो क्या कि तुम मुझे परखने की कोशिश कर रहे थे जबकि मैं एक राजकुमार हूँ। वर्जिल ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे अज़रियल को आह भरनी पड़ी। यही वह क्षण था जब मैंने तुम्हें मेरी बाईं बाँह की ओर देखते हुए पाया। अज़रियल ने अपना बायां हाथ काउंटर पर लाते हुए और अपनी अकादमी की आस्तीन ऊपर खींचते हुए कहा, जिसे वह अभी भी वर्जिल की तरह पहने हुए था। उन्होंने पट्टियों से धन का अपना हाथ दिखाया। वर्जिल को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह चुपचाप अज़रियल को पट्टियां हटाते हुए देख रहा था, जिससे पता चलता है उसका निशान उद्धरण चिन्ह ... सोचने पर लगता है कि उस समय मेरी अपनी आंखों ने मुझे धोखा दे दिया था। फिर भी यह एक बहुत ही डरावना टैटू है। जब अज़रियल ने क्रिम्सन फ्लेम का गिलास उनके पास लाया तो उसके होठों से हंसी निकल गई। इसीलिए मैं इसे छुपाता हूँ। इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार को पता चले कि उनका बेटा वास्तव में अपराधी है। वर्जिल ने अपनी भौहें उठाईं। या कोई प्रेरित, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें पता होगा। मुझे उम्मीद है। अज़रियल ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। आप निश्चित रूप से सबसे सुविधाजनक समय पर स्पष्टवादी होते हैं। खैर, क्या आप अपना खुलासा करने जा रहे हैं? वर्जिल ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाते हुए अजीब तरह से हंसा। उद्धरण चिन्ह ... तुम सच में चाहते हो कि मैं नंगी हो जाऊं? हो, हल्की खांसी करते हुए वर्जिल ने उसका सामना किया। मेरा मतलब है, मेरा निशान मेरी छाती पर है। अपने होठों को दबाते हुए अज़रियल बोला, क्या तुम्हें मुझे अपनी छाती दिखाने में शर्म आ रही है, जैसे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं या कुछ और? वर्जिल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। रुको, मैं प्रेमिका क्यों हूं? क्योंकि मैं निश्चित रूप से अभी अपनी छाती दिखाने से नहीं डरूंगी। जीभ चटकाते हुए वर्जिल मुंह फेरकर चला गया। ठीक है, मुझे शर्म आ रही है। वैसे भी तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है ना? अज़रियल ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुम किस देवता को मानते हो। कुछ सेकंड तक वर्जिल अपने आधे खाली गिलास को घूरता रहा, उसे घुमाता रहा और फिर एक ही बार में गटक गया। सपनों का देवता, मतलब मैं हूँ सपनों का दूत। अज़रियल ने उत्सुकता से उसकी ओर देखते हुए वाक्य पूरा किया। यहाँ तक कि पुस्तक में भी यह उल्लेख नहीं किया गया कि प्रेरित वर्जिल क्या था। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि वह ऐसा ही था, हालांकि कई बार इस बात के संकेत दिए गए थे। और यह विचार करते हुए कि किस तरह वर्जिल ने ल्यूमिन का जीवन कठिन बना दिया था केवल ल्यूमिन के लिए। उद्धरण ... मजबूत हो रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि मैं कौन सा प्रेरित हूँ? वर्जिल ने सिर हिलाया। मृत्यु का दूत। सच में, टैटू और नाम, अगर मुझे कहना पड़े तो बिल्कुल अशुभ है। ठीक है, वह सही है। सभी प्रेरितों में से कोई यह सोच सकता है कि अज़रियल सबसे अधिक खलनायक होगा। शायद इसीलिए वर्जिल ये जानने के लिए उसका परीक्षण करना चाह रहा था कि वह वास्तव में कहाँ खड़ा है। उसके होठों से एक आह निकल गई। तो फिर तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मृत्यु का दूत हूँ? वर्जिल ने सिर हिलाया। एक सपने के अलावा और क्या? एक सपना? हाँ, एक सपना। और तुमने ऐसा क्या देखा कि हम दोनों यहाँ बैठकर शराब पीने लगे? उद्धरण चिन्ह ... पहले मुझे एक रिफिल दे दो। मैं कब से राजकुमार से बारटेंडर बन गया? अज़रियल ने सोचा, लेकिन उसने उसकी बात मान ली। वर्जिल का गिलास फिर से भर दिया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा जब वर्जिल ने आह भरते हुए एक और घूंट लिया। 2 साल पहले मैंने एक सपना देखा था, या कम से कम मुझे लगता है कि यह एक सपना था। रुको, मुझे यह मत बताओ कि वह अब अपनी जीवन कहानी सुनाने वाला है। अज़रियल कराहना चाहता था। उसे वर्जिल की जीवन कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ ये जानना चाहता था कि वर्जिल ने उसे मृत्यु के दूत के रूप में कैसे पहचाना। रात के 2 बज रहे थे और अज़रियल को जब भी नींद मिले उसे सोने की ज़रूरत थी, क्योंकि लंबे समय तक सोना उसके लिए पहले से ही मुश्किल था। मैं एक पुल पर आगे बढ़ रहा था। मेरे पैर मुझे ढो रहे थे। मैं अपना शरीर हिला भी नहीं पा रहा था। मेरे चारों ओर बस तारे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंतरिक्ष में हूँ। वर्जिल ने आगे कहा। फिर उस पुल के अंत में मैंने कुछ देखा। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या देखा। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अज़रियल ने वर्जिल की ओर देखा, जो अपने दांत पीस रहा था क्योंकि उसके हाथ में पकड़े हुए गिलास पर दरारें पड़ गई थीं। उद्धरण ... ये बहुत महंगा गिलास है।
मुझे याद नहीं, लेकिन जो भी हुआ उसने मुझे अगले ही पल अपने कमरे में वापस लौटने पर मजबूर कर दिया और मैं बस यही सोच पा रहा था कि मैं कितना डरा हुआ था। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने जीवन में पहले कभी इतना डरा हुआ था और उसके बाद से कभी नहीं डरा। वर्जिल का शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसने अज़रियल से आंखें मिलाईं। लेकिन उस दिन के बाद से मेरे मन में 3 शब्द आ गए जो मुझे पहले नहीं पता थे, ईश्वर, प्रेरित और स्वप्न। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तब से मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा। जब तक आप अकादमी में नहीं आए। जब अज़रियल ने अपना काम पूरा किया तो वर्जिल ने सिर हिलाया। उसने जो कुछ भी देखा उससे वह इतना हिल गया कि उसने खुद को भूलने पर मजबूर कर दिया, और इससे वर्जिल के लापरवाह व्यवहार का पता चलता है। लेकिन वर्जिल ने क्या देखा था? सपनों का देवता। अज़रियल ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए। प्रवेश परीक्षा के अगले दिन मुझे अंततः एक और सपना आया। अंततः हम वहां पहुंच रहे हैं। उस पुल पर जाने के बजाय मैं लिली के फूलों से भरे एक खेत में चला गया। वह खेत लिली के फूलों से रंगा हुआ था और बीच में एक सिंहासन रखा था। वर्जिल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आप उस सिंहासन पर बैठे थे। अज़रियल ने सिर हिलाया। सिंहासन ने मेरे शीर्षक एपेक्स का प्रतिनिधित्व किया होगा और लिली ने मृत्यु का। उन्हें नहीं लगता था कि वर्जिल को फूलों के बारे में पता होगा, इसलिए यह एक दिलचस्प खोज थी। मैंने एक और चीज़ भी देखी। अज़रियल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह क्या था? उसके बाद मैंने खुद को एक जंगल में पाया। सब कुछ हरा भरा और जीवंत था, जानवरों से भरा हुआ। फिर मैंने एक अजीब तितली देखी। वह तितली वहां मौजूद हर दूसरे जानवर से अलग थी और खूबसूरत थी। काश मैं इसे देख पाता। अज़रियल की तितलियों के बारे में कोई राय नहीं थी, लेकिन वह वर्जिल द्वारा देखी गई तितली के बारे में जानने को उत्सुक था। मैं उसके पीछे भागा और जब मैं भागा तो मैंने देखा कि वह एक अन्य छात्र के सिर पर गिर गया। अज़रियल ने आह भरी जब उसे एहसास हुआ कि वर्जिल क्या कह रहा था। लुमिने वर्सिले का प्रेरित जिंदगी। वर्जिल ने वाक्य पूरा किया, जिससे अज़रियल मुस्कुराने लगा। तो ये सच है। किताब में वर्जिल अपने तरीके से ल्यूमिन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसा तरीका जिससे वह बुरा आदमी प्रतीत होता था। वर्जिल के पास सीमित विकल्प थे कि वह ल्यूमिन को संदेहास्पद बनाए बिना ऐसा कैसे कर सकता था। ये सबसे आसान तरीका था जिसके बारे में उसने सोचा होगा, इतनी दूर तक जाने के लिए। अंत में यहाँ हर कोई वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है। इससे अज़रियल को असहज महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने तुम्हें अपने कार्यों के कारण बता दिए हैं। तुम इसे सचमुच माफ़ी मांगने का मेरा तरीका कह सकते हो। मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुम्हें प्रेरितों के बारे में कैसे पता चला। बेशक, जब तक मैं तुम्हारा विश्वास नहीं जीत लेता और तुम खुद मुझे नहीं बता देते। ऐसा लग रहा था कि वर्जिल अज़रियल के साथ रिश्ता बनाना चाहता था, हालांकि रोमांटिक रिश्ता नहीं। अज़रियल कुछ नहीं बोला, विचारों में खोया रहा। वह वर्जिल से नफरत नहीं करता था, बल्कि उसे समझता भी था। वास्तव में इन बातों के बारे में बात करने के लिए किसी के पास होने से उसका सीना थोड़ा हल्का हो गया। वह भी ल्यूमिने से प्रेरितों और देवताओं के बारे में बात नहीं करना चाहता था। इसके बजाय वह चाहते थे कि ल्यूमिने स्वयं इसका पता लगाए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो आप चाहते हैं कि हम दोस्त बने? वर्जिल ने तुरंत सिर हिलाया। मैं करता हूँ। उस दिन अज़रियल ने अनगिनत बार आह भरी। उन्हें वर्जिल से दोस्ती करने में कोई आपत्ति नहीं थी, जो सपनों का दूत भी था। कोई ऐसा व्यक्ति जो सचमुच एक अच्छा इंसान था। उसके आसपास होने से केवल अज़रियल को ही लाभ होगा। वह मुख्य पात्रों के साथ मित्रता करना चाहता था, इसलिए ये काम कर गया। ये सिर्फ मैं अपने फ़ायदे के लिए उनसे दोस्ती करने को लेकर दुविधा में हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था कि जब अवसर आया तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए चलो एक और ड्रिंक लेते हैं, हमारी नई दोस्ती के लिए। वर्जिल मुस्कुराया, जबकि अज़रियल ने उनके गिलासों में फिर से पानी भरते समय उसकी मुस्कान से मेल खाने की कोशिश की। पुस्तक का कथानक पहले ही अज़रियल की भागीदारी से बदल दिया गया था। उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। भविष्य को नष्ट करके नया भविष्य बनाना बेहतर है। अज़रियल को ठीक ठीक पता था कि पुस्तक में भविष्य किस ओर जा रहा है। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। जब तक मैं इस दुनिया को बचा सकता हूँ और अपने लिए एक भविष्य बना सकता हूँ, यह इसके लायक है। ज़्यादा मजबूत नायकों की ज़रूरत है। कथानक को टुकड़ों में तोड़ना था और कुछ त्याग भी ज़रूरी थे। लेकिन मैं तुम्हें बचाना सुनिश्चित करूंगा, वर्जिल। अब वे दोस्त थे और अज़रियल उसे मरने नहीं देगा, विशेषकर पहले भाग के अंत में तो बिल्कुल नहीं। कमरा धुंधला था, केवल छत से लटके एक बल्ब से रोशनी हो रही थी, जो मरते हुए दिल की धड़कन की तरह टिमटिमा रहा था। यह ऐसा दृश्य था जैसे किसी फिल्म से लिया गया हो,
बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जो समय के साथ घिस गई थी और टूट गई थी। मेज के पीछे एक आदमी बैठा था, उसका सिर झुका हुआ था, उसका चेहरा पीड़ा से मुड़ा हुआ था और उसने अपनी मुट्ठियां भींच रखी थीं। क्लिक करें। दरवाज़ा चरमरा कर खुला और काले कोट और टोपी पहने एक आदमी अंदर आया। उसके होठों से सिगरेट लटक रही थी। उसने काले दस्ताने और जूते पहने थे और उसका पूरा पहनावा गहरे, अभेद्य काले रंग का था। कदम। उसके कदमों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, हर एक आवाज़ भारी और जानबूझकर की गई थी। कदम। हर कदम के साथ मेज पर बैठा आदमी कांप रहा था, उसका शरीर उसके डर को दर्शा रहा था। कदम। काले कपड़े वाला आदमी आखिरकार मेज के सामने रुका, एक तेज चाल के साथ। थविप। उसने कागजों का एक ढेर मेज पर गिरा दिया। बैठे हुए आदमी की आंखें तस्वीरें देखते ही डर से चौड़ी हो गईं। उसकी पत्नी, उसके बच्चे मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, बिल्कुल बेखबर। घर पर खरीदारी करते हुए, यहाँ तक कि सोते हुए भी उनकी तस्वीरें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने तुमसे कहा था कि मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, है ना? कृपया उन्हें चोट मत पहुंचाओ। काले कपड़े पहने आदमी ने गहरी सांस ली और उसके सामने बैठ गया। यह आप पर निर्भर करता है। हमने जो कहा है वही करें और मैं आपको वचन देता हूं, उन पर एक भी उंगली नहीं उठाई जाएगी। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसका शरीर खामोश सिसकियों से कांपने लगा। क्या आप मुझसे क्या करने को कह रहे हैं? वह फुसफुसाया, उसकी आवाज़ घुट रही थी और उसके दांत और भी कस गए थे। काले कपड़े वाला आदमी फिर से खड़ा हो गया और धीरे से अपने मुंह से सिगरेट निकाली। हफ। उसने धुएं का एक बादल छोड़ा, जिसकी धुंध धुंधली रोशनी में छाई रही। अपनी टोपी ठीक करते हुए उसने सिगरेट को अपने बूट के नीचे दबाया और चलने लगा। दरवाजे पर रुककर उसने आखिरी बार बात की। पब फ्यूचर विज्ञापन। आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये दुनिया अच्छे लोगों के बिना नहीं चलेगी। यह कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि आपका परिवार भी अच्छा रहे। ऐसा कहकर वह चला गया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और फिर उसके पीछे बंद हो गया। मेज पर बैठा आदमी अकेला रह गया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वह अपने परिवार की तस्वीरों को देख रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे माफ़ कर दो, कृपया मुझे माफ़ कर दो। तारांकन 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 तारांकन। हाँ, सच में, मैं मरने वाला हूँ। कोई रास्ता नहीं है कि मैं बाकी की कक्षाओं में बच सकूं। छात्र अपनी मेज़ों पर थके हुए और दुखी होकर गिर पड़े थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी यातना कक्ष से लड़खड़ाते हुए बाहर निकले हों, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और शरीर कांप रहा था। दिन की शुरुआत प्रशिक्षक सोलोमन द्वारा HCS 1 के सभी छात्रों को 2 घंटे तक पूरी अकादमी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर करने से हुई। कोई परिचय नहीं था, दिन की कोई सहजता नहीं थी, केवल अंतहीन दौड़ थी, और सोलोमन पूरे समय पागलों की तरह मुस्कुराता रहा। उन कष्टदायक घंटों के बाद उन्हें अनिच्छा से स्नान करने और पसीने से भीगे हुए खेल के कपड़े, जिन्हें पहनने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था, बदलकर अपनी अकादमी की वर्दी पहनने की अनुमति दी गई। जाहिर है, जो कुछ उन्होंने सहा था वह सोलोमन की नज़र में सिर्फ एक वार्म अप था। मुझे इसके बारे में बताओ। मैं कसम खाता हूँ, एक दिन मैं उसके चेहरे से वह मुस्कान मिटा दूंगा। हम अपनी बाकी कक्षाएं कैसे पूरा करेंगे? कम से कम हमें प्रशिक्षक साल्वेटर के साथ मन सिद्धांत कक्षा के बाद एक ब्रेक तो मिलना चाहिए। मैं कसम खाता हूँ, अगर वह प्रशिक्षक रनी या सोलोमन की तरह पागल है, तो मैं बस यही करूँगा। मैं इसे यहीं ख़त्म करूँगा। कमरे में चारों ओर शिकायतें गूंज रही थीं, क्योंकि छात्र अपनी कुंठाएं व्यक्त कर रहे थे और थकान के कारण सुस्ती से बातें कर रहे थे। अरे, लेकिन गंभीरता से, एक सहपाठी ने अचानक अपनी आवाज़ धीमी कर दी। वे दोनों इंसान नहीं हैं। अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, वे स्किनवॉकर या कुछ और होंगे। प्रशिक्षक सोलोमन ने तो यहाँ तक कहा कि वह उन्हें 2 अलग-अलग कार्य करने को देंगे। ऐसा लगता है जैसे वे किसी दूसरी दुनिया से आए हों। असल में, वे हैं। लेकिन हाँ, काश हम उनसे भी बात कर पाते। वे जिन 2 लोगों का उल्लेख कर रहे थे वे स्पष्टतः अज़रियल और ल्यूमिन थे। अन्य छात्रों ने उनकी ओर देखा। अज़रियल सेलेस्टिना को दिलचस्पी से देख रहा था, जो थकी हुई होकर अपना सिर मेज पर झुकाए लेटी हुई थी। ल्यूमिन उसके पास खड़ी थी और येलेना को खुश करने की कोशिश कर रही थी, जो उसी हालत में थी। वे सभी उसी स्थान पर बैठे थे जहां पिछले दिन बैठे थे। यह एक अलिखित नियम बन गया था कि अब से वे आगे की सीट पर बैठेंगे। मेरा मतलब है, ल्यूमिने सुलभ लगता है, लेकिन हाँ, अज़रियल क्रिम्सन, उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं, खासकर अखाड़े में जो कुछ हुआ उसके बाद। अन्य छात्रों ने सिर हिलाया। हमारे वर्ष के 9वें स्थान वाले छात्र को बाहर करने के लिए बस एक मुक्का ही काफ़ी था। उसका मामला क्या है? कम से कम वह सुंदर तो है, भले ही अफवाहें सच हों।
एक सुंदर अपराधी राजकुमार, मैं इसके लिए तैयार हूँ। जब लड़कियां आपस में बड़बड़ाने लगीं तो लड़कों को ईर्ष्या का एहसास हुआ। राजकुमारी सेलेस्टिना के बारे में क्या? एक लड़के ने पूछा। बाकी लोगों ने सोचते हुए सिर हिलाया। वह हमारी दुनिया से भी संबंधित नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वह राजकुमार अज़रियल के साथ है? एक छात्र ने कंधे उचकाए। मैंने एक अफवाह सुनी है कि 4 बड़े कुलों के बच्चे अक्सर एक साथ मिलते हैं, तो शायद यही कारण है। क्या ऐसा है? अरे, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। मैं ही क्यों? तुम जाओ। उफ, कोई रास्ता नहीं। ऐसा लगता था कि बातचीत का विषय हमेशा कक्षा के 4 शीर्ष छात्रों के इर्द गिर्द घूमता था। ये स्पष्ट था कि प्रथम वर्ष के छात्रों में उनकी कक्षा सबसे मजबूत थी, जिसमें शीर्ष 10 छात्रों में से 4 छात्र शामिल थे, सर्वोच्च, दूसरा, तीसरा और छठा स्थान। ये हास्यास्पद था, फिर भी किसी तरह ये घटित हो गया। लेकिन इसके कारण शीर्ष छात्रों और बाकी छात्रों के बीच स्पष्ट विभाजन पैदा हो गया। कुछ लोग उनके पास जाने के अयोग्य महसूस कर रहे थे, कुछ डरे हुए थे, तथा अन्य के अपने अपने कारण थे। शीर्ष छात्रों ने भी किसी अन्य से संपर्क नहीं किया, जिससे माहौल और भी असहज हो गया। हालांकि यह केवल दूसरा दिन था, लेकिन ये स्पष्ट था कि यदि चीजें इसी तरह जारी रहीं, तो कक्षा विभाजित हो जाएगी। तकनीकी रूप से ऐसी चीजों को संभालना एपेक्स की जिम्मेदारी थी। ऐसा नहीं था कि अज़रियल ने इस पर ध्यान दिया या परवाह की। ठीक है, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। एक छात्र ने अचानक दृढ़ निश्चय के साथ मुट्ठियां भींचकर खड़े होकर घोषणा की। अन्य लोग उसकी ओर प्रशंसा से देखने लगे। आप ये कर सकते हैं। हाँ, हमें आप पर विश्वास है। लड़कियों ने उसका उत्साहवर्धन किया, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। जैसे ही वह अपना पहला कदम उठाने वाला था, सभी लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं। कक्षा शुरू हो रही है। प्रशिक्षक साल्वेटर अंदर आए। तारांकन 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 तारांकन। अज़रियल ने देखा कि प्रशिक्षक साल्वेटर कक्षा के सामने डेस्क पर आए और कागज़ों का एक ढेर पकड़े हुए बैठ गए। साल्वेटर ने कागज़ों को एक निर्णायक धमाके के साथ मेज पर गिरा दिया। अपनी बाईं ओर, अज़रियल ने देखा कि सेलेस्टिना अंततः ठीक से बैठ गई है, हालांकि वह अभी भी थकी हुई लग रही थी। आप अच्छे हैं। सेलेस्टिना ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसने हल्के से सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं कुछ घंटों में ठीक हो जाऊंगा। अज़रियल ने समझ में सिर हिलाया। अज़रियल और ल्यूमिन, जो दोनों ग्रेड 3 इंटरमीडिएट के छात्र थे, के विपरीत सेलेस्टिना में उतनी शारीरिक सहनशक्ति नहीं थी। इसके बावजूद उसने अधिकांश छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, भले ही शारीरिक गतिविधियां उसकी ताकत नहीं थीं। शायद मुझे बाद में उसके लिए पानी की एक बोतल खरीदनी चाहिए। यह एक साथ कुछ समय बिताने का अच्छा बहाना होगा। आहम। प्रशिक्षक साल्वेटर ने अपना गला साफ करते हुए छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं प्रशिक्षक रनी की तरह नहीं हूं, जो आपको डराने के लिए शून्य कीड़े फेंकता है, या प्रशिक्षक सोलोमन की तरह नहीं हूं, जिसने संभवतः आपकी सारी ऊर्जा सोख ली है। इसके बजाय, प्रशिक्षक साल्वेटर ने अपने साथ लाए कागजों का बंडल उठाया और दयालुता से मुस्कुराए। हम इस कक्षा की शुरुआत एक परीक्षा से करेंगे। छात्रों में सामूहिक विलाप की आवाज उठी, उनका उत्साह और भी कम हो गया। मैं अपने हाथ नहीं उठा सकता। मैं उन्हें महसूस नहीं कर सकता। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए। प्रशिक्षक साल्वेटर ने उनकी शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया और कागजात वितरित करना शुरू कर दिया। उसकी नज़रें कुछ देर के लिए अज़रियल से मिलीं और उसने थोड़ा सा सिर हिलाया। अज़रियल ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मुझे लगता है कि यह मुझे शीर्षस्थ बनने पर बधाई देने का उनका तरीका है। कागजात बांटने के बाद प्रशिक्षक साल्वेटर अपने डेस्क पर लौट आए। इस परीक्षा के लिए आपके पास पूरी कक्षा है। अगर आप जल्दी खत्म कर लेते हैं तो आप अगली कक्षा तक जा सकते हैं। अचानक साल्वेटर की नज़रें अज़रियल पर टिक गईं। आपके अलावा, कैडेट अज़रियल, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें और कक्षा के बाद प्रधानाध्यापिका के कार्यालय तक मेरे पीछे आएं। साल्वेटर की घोषणा पर कक्षा में फुसफुसाहट फैल गई। अज़रियल उलझन में दिखे, लेकिन उन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाया। चुप रहो, साल्वेटर ने चेतावनी दी। अगर मैंने किसी को बात करते या नकल करते पकड़ा, तो मैं तुम्हें प्रशिक्षक सोलोमन के पास भेज दूंगा। ये सुनकर सहपाठियों के चेहरे पीले पड़ गए और उन्होंने जल्दी से अपने पेपर पर ध्यान केंद्रित किया। अज़रियल, क्या तुम जानते हो कि हेडमिस्ट्रेस फ्रेया तुमसे क्यों मिलना चाहती हैं? सेलेस्टिना की आवाज़ उसके बगल में एक शांत बुदबुदाहट थी। इस प्रश्न पर अज़रियल के होंठ फड़क उठे। उन्होंने चारों ओर ध्यान से देखा और पाया कि ऐसा लग रहा था कि प्रशिक्षक साल्वेटर या तो ध्यान न देने का नाटक कर रहे थे या फिर वास्तव में सुन नहीं रहे थे। ये कल ल्यूमिन के साथ हुई घटना के कारण होगा। अज़रियल ने शांति से उत्तर दिया।
सेलेस्टिना ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने परीक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। इस दुनिया में शिक्षा व्यवस्था अज़रियल की पिछली व्यवस्था के मुकाबले काफ़ी उन्नत हो चुकी थी, लेकिन वह भी पीछे नहीं था। लियो के रूप में उसने पढ़ाई में अव्वल स्थान हासिल किया था, और अज़रियल के रूप में भी उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ज्ञान ही शक्ति है, यह विश्वास अज़रियल को दृढ़ता से था। उन्होंने परीक्षण को ध्यान से देखा और पाया कि यह सरल था। मन स्थिरीकरण का क्या अर्थ है? एक मन प्रवाह बढ़ाने की प्रक्रिया। ख उतार चढ़ाव को रोकने के लिए मन को संतुलित करने की प्रक्रिया। सी किसी भौतिक वस्तु में मन को संग्रहित करने का कार्य। डी बाहरी स्रोतों से मन उत्पन्न करने की क्षमता। उत्तर है बी, मन फ्लक्स को परिभाषित करें। मान प्रवाह किसी निश्चित क्षेत्र में समय के साथ मान प्रवाह या सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। ये प्राकृतिक घटनाओं, पर्यावरण में परिवर्तन या अन्य कारकों के कारण हो सकता है। 20 मिनट के बाद अज़रियल ने परीक्षण पूरा कर लिया। उसने आह भरी और अपनी कलम नीचे रख दी। ऊपर देखा तो प्रशिक्षक साल्वेटो उसे देख रहे थे। अज़रियल ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। हाँ, मैं इंतज़ार करूंगा। ऐसा नहीं लग रहा था कि प्रधानाध्यापिका के साथ बैठक में कल जो हुआ उस पर चर्चा होगी। जब सेलेस्टिना, येलेना और ल्यूमिन कक्षा समाप्त होने से पहले अपनी परीक्षा समाप्त करके पहुंची तो कैफेटेरिया काफ़ी खाली था। जब वे बैठे तो सेलेस्टिना उन दोनों के सामने बैठ गई और दोनों को उत्सुकता से अपना खाना खाते हुए देखने लगी। सेलेस्टिना हल्के से मुस्कुराए। वह पहले ही अकादमी में कुछ लोगों से बातचीत कर चुकी थी। अज़रियल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वह ल्यूमिन और येलेना को स्वयं अज़रियल के साथ अपना मित्र मानने के लिए आभारी थी। अज़रियल की उपस्थिति ने उसके लिए उनके करीब आना आसान बना दिया था। सामान्यतः अधिकांश लोग अपने लाभ के लिए उससे मित्रता करना चाहेंगे, जिसे सेलेस्टिना अच्छी तरह समझती थी। उसने भी भविष्य में फ्रॉस्ट कबीले के लिए संभावित रूप से सहयोगी बनाने के लिए संबंध बनाए थे। लेकिन ल्यूमिन और येलेना अलग थीं, उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए उसे या अज़रियल का उपयोग करने की परवाह नहीं थी। हालांकि मुझे अन्य सहपाठियों के बारे में कुछ करना चाहिए। वह सोच में पड़ गई। उसने अपने अज़रियल और बाकी कक्षा के बीच की दूरी पर ध्यान दिया। यदि अज़रियल इस समस्या का समाधान नहीं करने वाली थी, तो उसने महसूस किया कि उसे कम से कम प्रयास तो करना चाहिए, विशेषकर यदि शून्यकाल कोठरी की यात्रा के बाद भी स्थिति अनसुलझी रही। उन्होंने कक्षा को एकजुट करने का प्रयास न करने के लिए अज़रियल को दोषी नहीं ठहराया। यदि वह ऐसा नहीं करना चाहता था तो उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं थी। अरे, क्या आपको लगता है कि अज़रियल ठीक हो जाएगा? ल्यूमिन की आवाज़ ने उसके विचारों को बाधित किया। उसका स्वर चिंता से भरा था। अज़रियल को कितना अच्छा दोस्त मिल गया है। उन्होंने मुझे बताया कि संभवतः ये सब सेलेस्टियल एरिना में घटित हुई घटना के कारण हुआ है। येलेना ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। लेकिन फिर क्या ल्यूमिने को भी नहीं बुलाया जाना चाहिए था? इसके अलावा हमने अकादमी के नियमों का पालन किया था, है ना? भले ही पहले दिन उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा था, क्योंकि सब कुछ सेलेस्टियल एरिना के भीतर हुआ था। वह सही है। हालांकि ल्यूमिने ने लड़ाई नहीं की थी, फिर भी वह इसमें पूरी तरह शामिल था, और एक तरह से येलेना भी इसमें शामिल थी। ये बात तो समझ में आती है कि उन्हें प्रधानाध्यापिका के कार्यालय में भी बुलाया जाना चाहिए था। क्या कैडेट वर्जिल भी वहाँ है? सेलेस्टिना ने आश्चर्य व्यक्त किया। अज़रियल के चले जाने के बाद वर्जिल भी गायब हो गया था, और किसी ने भी यह नहीं पूछा कि उनके बीच क्या हुआ था। वह थोड़ी चिंतित थी कि वर्जिल अज़रियल से बदला लेने के लिए कुछ कोशिश कर सकता है। पब फ्यूचर एड्स। हालांकि अज़रियल को इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। उसे संदेह था कि प्रथम वर्ष के किसी भी छात्र को उस पर बढ़त मिल सकती है। शायद यह अकादमी से संबंधित नहीं है। ल्यूमिने ने उसके विचारों को तोड़ते हुए सुझाव दिया। इससे पहले कि सेलेस्टिना जवाब दे पाती, एक आवाज़ हवा में गूंज उठी। मास्टर जी, आप लोगों के साथ नहीं हैं। एक चांदी के बालों वाला लड़का उनकी मेज के पास आया और इधर उधर देखने लगा, मानो वह अज़रियल को खोज रहा हो। उसका नाम नोल था। सेलेस्टिना ने याद किया। कल नोल उसी क्षण गायब हो गया था जब अज़रियल गायब हुआ था, और उन्हें पता भी नहीं चला। उसे कक्षा में ही रुकना पड़ा, प्रशिक्षक साल्वेटर का इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि उसे हेडमिस्ट्रेस ने बुलाया था, ऐसा लगता है। ल्यूमिन ने उसे बताया। ओह, जब नोल उनकी मेज के सामने खड़ा था तो उसके कंधे निराशा से झुक गए। क्या तुम भी कक्षा से जल्दी निकल गए? येलेना ने उत्सुकता से पूछा। नोल ने कंधे उचका दिए। नहीं, मैं सोने ही वाला था, इसलिए मैंने बाथरूम जाने के लिए कहा। मैं समझ गई, येलेना ने धीरे से कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। आपका नाम नोल है ना? नोल ने अपना सिर सेलेस्टिना की ओर घुमाया और हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मास्टर ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा, राजकुमारी सेलेस्टिना। ओह,
क्या ऐसा है? सेलेस्टिना को समझ नहीं आ रहा था कि वह इसका क्या जवाब दे। उसने उससे क्या कहा? वह आश्चर्यचकित हुई, जिज्ञासा जागृत हुई, लेकिन उसने जल्दी से अपना गला साफ किया और उस विचार को एक तरफ धकेल दिया। कैडेट नोल, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपकी रैंकिंग क्या है? कल अकादमी सत्र के बाद उन्होंने शीर्ष 100 में नोल नाम के किसी व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। मैं 237वें स्थान पर हूं। अच्छा ऐसा है, तो मैं गलत था। सेलेस्टिना को थोड़ी निराशा हुई। उसने अनुमान लगाया कि नोल अपनी रैंक छिपा रहा था, विशेष रूप से यह याद करते हुए कि कैसे अज़रियल ने उसके शब्दों को हल्के में नहीं लिया था और नोल ने काई को लेने के बारे में कितने आत्मविश्वास से बात की थी। उद्धरण चिन्ह ... आप 237वें स्थान पर हैं। ल्यूमिन ने चुपचाप पूछा, किसी कारण से संदेहपूर्ण लग रहा था, जिससे सेलेस्टिना और येलेना के माथे पर बल पड़ गए। नोल उसकी ओर मुड़ा, अभी भी मुस्कुरा रहा था लेकिन उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। ये सही है। ओह, और अचानक नोल ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। मैं मास्टर के साथ दोस्ती करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि मास्टर आपकी बहुत परवाह करते हैं, ल्यूमिने। नोल के अचानक हाव भाव और शब्दों से ल्यूमिन घबरा गई। कृपया झुकना बंद करो, मुझे ही उसे धन्यवाद देना चाहिए कि वह मुझसे दोस्ती करना चाहता है। नोल हंसा, जबकि येलेना खिलखिलाकर हंसी। हालांकि सेलेस्टिना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने विषय बदल दिया। मैंने नहीं सोचा था कि मास्टर को जानने के बाद अकादमी में उनका कोई दोस्त होगा। सेलेस्टिना ने अपना सिर झुका लिया, जबकि ल्यूमिन और येलेना उत्सुकता से देख रही थीं। कैडेट नोल, आप अज़रियल से कैसे मिले? सेलेस्टिना के प्रश्न पर नोल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। कृपया मुझे बस नोल कहिए। सेलेस्टिना ने सिर हिलाया। मैं मास्टर से कैसे मिला? वह शून्य क्षेत्र में था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके शब्दों पर उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सेलेस्टिना को पता था कि अज़रियल शून्य क्षेत्र में था, येलेना और ल्यूमिन के विपरीत, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि उसके सामने वाला लड़का भी वहां था। वह वहां अज़रियल के साथ था। तो क्या अफवाहें सच हैं? वह वास्तव में शून्य क्षेत्र में था, और तुम उसके साथ थीं? येलेना ने तेज सांस लेते हुए कहा। नोल ने केवल सिर हिलाया। खैर, मुझे नहीं लगता कि उस समय के बारे में बात करना मेरे लिए सही है जब तक कि मास्टर अनुमति न दें। खैर, मुझे शायद जाना चाहिए इससे पहले कि प्रशिक्षक जूलियट मुझे फिर से डांटें। ये कहते हुए नोल मुस्कुराया और चला गया और उन तीनों को ये सोचने के लिए छोड़ दिया कि उन्होंने अभी क्या सुना था। यदि वह अज़रियल के साथ होता, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह 237वें स्थान पर होता। सेलेस्टिना को इस बात का पूरा यकीन था, लेकिन नोल कितना मजबूत था, वह नहीं जानती थी। तारांकन। कक्षा के बाद अज़रियल प्रशिक्षक साल्वेटर के पीछे पीछे हेडमिस्ट्रेस फ्रेया के कार्यालय की ओर गया। अंदर जाते हुए दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अपनी मेज के पीछे फ्रेया स्वयं बैठी थी, लेकिन जिस बात ने अज़रियल का ध्यान खींचा वह कमरे में अन्य लोगों की उपस्थिति थी। सोलोमन दीवार के सहारे झुका हुआ था, रनी भी वहीं थी और जूलियट फ्रेया के दाहिनी ओर खड़ी थी। फ्रेया को छोड़कर सभी उसकी ओर मुड़े। रनी मुस्कुरा रही थी, सोलोमन मुस्कुरा रहा था और जूलियट अपनी आंखें सिकोड़ रही थी। अज़रियल आगे बढ़ा और निमंत्रण की प्रतीक्षा किए बिना फ्रेया के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। प्रशिक्षक साल्वेटर ने उनके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और फ्रेया के बाईं ओर अपना स्थान ले लिया। फ्रेया ने अपने सामने रखे कागज पर लिखना बंद कर दिया और अज़रियल की ओर देखते हुए खाली भाव से देखने लगी। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? अज़रियल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं नहीं। फ्रेया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर बोली। उद्धरण चिन्ह ... तुम झूठ बोल रहे हो, उसने कहा। उसके होठों से एक आह निकली। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अज़रियल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह अपना धैर्य बनाए रखते हुए उसे देखता रहा। उसे और अधिक मुस्कुराना चाहिए। मुझे यकीन है कि उसे अपने जैसा ही सुंदर चेहरा वाला कोई मिल जाएगा, वह सोचने लगा। हालांकि उसने बुद्धिमानी से उस विचार को अपने तक ही सीमित रखा। फ्रेया ने जब उससे बात की तो उसका स्वर औपचारिक अधिकारपूर्ण हो गया। कैडेट अज़रियल क्रिम्सन, मैं फ्रेया सेलेन, हीरो अकादमी की प्रधानाध्यापिका, आपको शून्यकाल कोठरी की आपकी आगामी यात्रा के दौरान व्यक्तिगत रूप से एक मिशन सौंपने के लिए यहाँ बुलाई हूँ।